सर जी, पहले पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। मैं आपसे मतलब काफी 1 डेढ़ 2 महीने को आपको मतलब आपको फॉलो कर रहा हूँ कि आप समय दें, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, तो कोई नहीं बात नहीं, सही बात आपने। है, बिल्कुल सही बात है कि मैं समय, मेरे लिए टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यार मैं ये चार दीवार से निकलना चाह रहा हूँ। जी जी, एक्चुअली मेरे जरूर इंजरी जरूर। को भी 2 साल हो गए हैं। और अभी लोग मेरे को भी घूर के देखते हैं अगर मैं व्हीलचेयर में जाता हूँ, कि यार ये जी बंदा राइट। इतना दिख रहा है हेल्थी, तो व्हीलचेयर में क्यों घूमता है। जी जी तो राइट। मेरे को भी थोड़ा ये। तो हम्म। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि सबसे पहले कि आप तो पहले सबसे अपने एक्सीडेंट के बारे में बताइए, और फिर हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचे, फिर इसके बाद डॉक्टर ने क्या क्या राइट ऑपरेशन राइट। हुआ कि नहीं हुआ। एक्चुअली बाय प्रोफेशन में एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ओके ओके। और मैं 14 साल ही एक ही कंपनी में मैं जॉब करता था, जीएसपीसी गुजरात पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। और उसके बाद मेरा ट्रांसफर हुआ बड़ौदा, बड़ौदा जी। सिटी में, जो मेरे घर से 110 किलोमीटर है। अब ओके। पहले मैं जहाँ पे रहता था वहां से मेरा जॉब लोकेशन सिर्फ 15-17 किलोमीटर ही था। तो मैं 15-20 मिनट में पहुंच जाता था। मैंने घर वहां पे उसीलिए परचेस किया था। लेकिन कंटिन्यूस एक ही जगह पे जॉब था, और फिर उन्होंने ट्रांसफर कर दिया और 110 किलोमीटर दूर ये कर दिया। तो मैंने मैनेजमेंट से भी डिस्कस किया था, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी कोरोना का पीरियड है तो आप थोड़ा टाइम ये करो। तो मैं वो भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था ही, और उस वजह से फिर मैं बाइक लेके ही जाता था। तो क्या हुआ कि 8 सितंबर 2020 को मैं सुबह में बाइक लेके मैं निकला घर से। ओके। और सुबह में 8 बजे निकलता हूँ दिल्ली, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके। मैं आठ जी बजे निकला और 9:30, 1.5 घंटा हुआ और मेरा जर्नी का। और 9:30 को मैं जीआईडीसी रोड पे आ गया, मेन हाईवे से। जी जी। जहां से मेरा ऑफिस प्लेस ओनली 3-4 किलोमीटर ही था। वहां पे शार्प 2 टर्न आते हैं, और ओके ट्रक टर्न के साथ साथ स्लोप भी होता है। ऐसे ऐसे स्लोप, ऐसे ओके। नीचे उतरते हुए। जैसे तो पहाड़ियों में रहता है, जैसे हम हाँ, जैसे रहते। पहाड़ियों में होता है। ओके तो क्या हुआ कि रत्नेश जी, मेरे पीछे ट्रक था। तो ओके। मैंने देखा ऐसे घड़ी में कि भाई अभी तो नौ 9:30 हो रहा है, 10 o'clock मेरा लॉग इन है। अभी तो आधा घंटा है, और 3-4 किलोमीटर तो 5-10 मिनट की बात है। अगर इतना दूर आ सकता हूँ इतने टाइम में, तो ये तो मैंने बाइक का स्पीड भी कम कर दिया। और जी वैसे भी जीआईडी से एकदम खाली रोड था। लेकिन ट्रक को भी क्या होगा, एकदम पीछे से आ गया धड़ाम से। उसको भी नहीं पता था कि आगे बाइक होगा। वैसे मेरा बाइक भी रोड के एकदम साइड में ही था। लेकिन क्या होता है कि टर्निंग होता है तो रोड के साइड में ही गाड़ी खींची जाती है। जी ठीक है। राइट राइट। हाँ, तो उसका ट्रक भी ऐसे रोड के साइड में खींचा चला गया। तो उसने मेरे ओके। को पीछे से स्टकअप किया, पीछे से स्टकअप किया। और तो मैंने थोड़ा इम्बेलेंस हो गया। मैंने ट्राई किया बैलेंस करने का। लेकिन नहीं हो लेकिन पाया। फिर भी, हाँ, मेरा एवेंजर बाइक था, ओके हैवी बाइक था। तो उस वजह से क्या, मैं बाइक से उछल गया पूरा, क्योंकि टक्कर इतनी जोर से लगी थी। ओके। और मुझे भी ऐसा मुनासिब लगा कि मैं बाइक को छोड़ दूं, नहीं तो ये बाइक ही मुझे मार देगी। तो फिर मैंने बाइक को छोड़ दिया कि बाद में बाइक को नहीं पकड़ना है। अगर मैं इसको पकड़ के रखा तो वो मेरे पे गिरेगी, मैं उसके साथ पड़ा और वो मेरे पे गिरी तो मर जाऊंगा मैं। बाइक जी को राइट छोड़। राइट। ओके लेकिन फिर उससे बड़ी दुविधा ये हुई कि मैं हवा में स्पिल हुआ। ओके। और ट्रक का पता नहीं कौन से पार्ट से मैं टकराया, कि जिससे मैं ट्रक के नीचे घुस गया। ओके। अब मैं कैसे घुस गया मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि इतना मिट्टी उड़ रहा था उस वक्त। और एकदम से शॉर्ट ब्रेक लगा, और मैं पूरा ऐसे रोड के ऊपर। पीठ के बल से लेटे थे, मतलब गिरे हुए हाँ, थे। लेट के पूरा गिर गया। और मैं पूरा नर्वस हो गया। मैंने बोला ये बहुत गजब का मेरा एक्सीडेंट हो गया, पूरी लाइफ में ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे साथ। जी जी कि ऐसी टक्कर, ऐसी मार मैंने कभी झेली नहीं थी। जी। मैंने सोचा कि ये बहुत बुरा हो गया है मेरे साथ। लेकिन फिर क्या हुआ कि वाह, एकदम ट्रक स्टॉप हो गया। और फिर एकदम से वापस ट्रक स्टार्ट हुआ। ओके अब उससे बड़ी दुविधा अब होने वाली थी
क्योंकि मतलब मैं कि ट्रक, वो ऐसे मतलब कि ड्राइवर उतरा नहीं और फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दिया ट्रक। हाँ, ड्राइवर ट्रक से नीचे नहीं उतरा, और ना ही ड्राइवर ने आगे देखा कि आगे मेरा डिवाइडर के बगल में ये डिवाइडर था, तो उसके बगल में ही आगे बाइक पड़ा था, उससे कम से कम 10-15 फीट के डिस्टेंस पे पड़ा होगा। ओके। तो उसकी नजर ही नहीं गई कि आगे बाइक पड़ा है, और उसने पीछे शायद देखा भी हो, लेकिन मैं तो नीचे पड़ा हूं तो उसको पता भी नहीं चला होगा कि नीचे कोई है। हाँ, उसको ट्रक के ऐसे ही नीचे लगा, उसने नहीं ध्यान दिया, उसने उसने उसको लगा कि आप कहीं दूर पड़े होंगे, राइट। राइट। तो फिर उसने वापस ट्रक स्टार्ट किया। अब जब ट्रक स्टार्ट हुआ तो मेरे को पता चल गया अब लेने के देने पड़ने वाले हैं मेरे को, क्योंकि मैं पूरा टायर के नीचे था, मेरा लेफ्ट पोर्शन। ओके। और फिर ट्रक यहाँ से, उसका टायर जो मेरे पसलियों से यहाँ से होके निकला। ओके। तो मेरे 4 रिब्स और इधर एक 5 रिब्स फ्रैक्चर्ड हुए। इधर लेफ्ट हैंड ह्यूमरस जो आपको दिख रहा होगा, हाँ हाँ, दिख रहा है, पूरा स्टिचेस लगे हुए हैं पूरा। पौने फीट का प्लेट है यहाँ पे, एक इम्प्लांट जी यहाँ पे है, और ये हिमरस हिमरस जी फ्रैक्चर्ड है। जी जी। ओके। इस वजह से मेरा लेफ्ट हैंड, मेरा रिस्ट ड्रॉप था, ये ओके। पूरा लटक गया था ऐसे। ये अंगूठा भी ऐसे बाहर नहीं आता था, अंदर ही रहता था, और जी ये उंगलियां भी ऐसे खुलती नहीं थी। जी। तो मैं कम से कम 4 महीने मैंने ऐसे स्प्लिंट पहना था, हैंड स्प्लिंट आता है हाँ, वो एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज करने, एक्सरसाइज के लिए भी, और आपका हाथ ऐसे खुला रखेगा। हाँ, अगर आप ऐसे कैसे उंगलियां। मोड़ोगे नहीं हाँ तो आपका हाथ ऐसे खींच के रखेगी। हाँ, उंगलियां सीधी रहे, नहीं तो बाद में ऐसे उंगली आदत पड़ आपकी जाती ऐसे है। पूरी, हाँ, सब उंगली ऐसे खींच के रखेगी, वो सारा हाँ। स्प्रिंग माउंटेड होती है। हम्म। तो ये पहला ये हुआ। और ये जो ट्रक यहाँ से पसार हुआ तो इंटेंस पेन था बॉडी में, तो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ आपको। समझ सकता हूँ, वो अभी मतलब फील करना, वो आप ही फील का उसको एक्चुअली कर मैंने पाएंगे। जो 2 मुट्ठियाँ खींची, और मुझे लगा कि यहाँ से फुव्वारे निकल रहे हैं खून के, यहाँ से खून निकल रहा है, ऐसा वो मुझे फील प्रेशर की होता है। वजह से, वो प्रेशर की वजह से पूरा मतलब हाँ, खून प्रेशर यहाँ प्रेशर जो है, ये पूरा छाती फट रहा है, मेरा हृदय, फेफड़े बाहर आ रहा है, ऐसा फील हो रहा था मुझे। और फिर मैं अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया मैं। वहां पे मैं तकरीबन 20-25 मिनट पड़ा रहा ऐसे ओके। रोड पे। फिर मुझे ऐसे हो की आवाज ऐसा कुछ सुनाई दिया, तो मैं ऐसे ऐसे जगा। ओके। तो मुझे, तो लोगों ने बोलना शुरू किया कि अभी ये तो जिंदा है, ये तो जी रहा है। हम्म। तो मतलब कि उन्होंने ऐसा डिक्लेयर कर दिया था कि मैं, मतलब हाँ, मतलब नहीं हाँ है। हाँ। तो 108 बुलाई थी, लेकिन 108 आई नहीं थी तब तक। ओके। तो और मैं तो अच्छा फील कर रहा था, जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो मुझे पहले जो टक्कर लगी थी यहाँ पीछे बैक में, हम्म। तो मुझे उसी वक्त सुन्न D11 हो गया 12 L1 में सेंस चला फ्रैक्चर हो गया गया था, था, और बॉडी सुन्न पड़ गया था उसके नीचे, तो इसीलिए आपको पड़ बेटर गया लग रहा था। था। हाँ, तो नीचे तो कोई फीलिंग था ही नहीं पेन का, हाँ फीलिंग ही चला गया। जो फीलिंग था वो यहाँ का था। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि यहाँ पे वो हाँ, पूरा पूरा और मतलब ये दब गया है। ये मैं ऐसे पड़ा ही था ऐसे करके। जी तो अब लोगों ने ऐसे हाथ दबा के ही मेरा बैग के, मेरा जो ऑफिस का बैग था उसे सटा के ही रखा था, जी जी। तो पैकिंग करके रखा था, तो मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन फिर लोग ऐसे बोलने लगे, फिर लोगों ने मुझे पूछा कि भाई साहब का नाम क्या है। अब मेरी तो आंखें भी पूरी रेड रेड हो गई थी, धूल मिट्टी आ गया था सारा। मैं यूं करे देखने लगा, ये क्या बोल रहा है। मैंने बोला भावेश, भावेश परमार। जी ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, मतलब कि कॉन्शियस हो रहा है धीरे धीरे।
फिर मैंने बोला पानी पानी, बोला पानी आपको नहीं मिलेगा जब तक डॉक्टर वो लोग आते नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, फिर उन लोगों ने बताया कि आप आप क्या करते हैं, कहाँ के रहने, मैंने बोला यहाँ नियर, मैं धोलका का रहने वाला हूँ, यहाँ से 110 किलोमीटर है। तो बोले यहाँ क्यों आए थे, मैंने बोला मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, 3 महीने से आ रहा हूँ। आप कहाँ जॉब करते हैं, मैंने ये बोला यहाँ से 3-4 किलोमीटर है, सिर की लोकेशन, जीएसपीएल में मैं जॉब करता हूँ। इतनी ओके बातें की मैंने। फिर बोला आपका कोई कांटेक्ट नंबर घर का, परिवार का, फिर मैंने मेरा वाइफ का नंबर दिया। मेरे वाइफ से बात किया इन लोगों ने, जो जो नंबर मुझे जुबान से याद थे वही तो मैं बोलूंगा पहले। तो फिर बोला कि वाइफ से बात किया तो बोले वो तो अहमदाबाद है, इतने टाइम में तो वो नहीं आएंगे, उनको आने में 2 घंटे लगे। फिर मैंने फादर का नंबर दिया तो बोले ये भी अहमदाबाद है, ये भी आने में 1.5-2 घंटा लगेगा। फिर मैंने बोला तो एक काम करो, अब नंबर दूसरे तो मुझे कोई ऐसा याद नहीं जो यहाँ बड़ौदा में नियरेस्ट हो। मेरा बैग कहाँ है, मेरा मोबाइल, मैं जनरली मेरा मोबाइल कभी ऊपर के पॉकेट में नहीं रखता हूँ, ना ही पैंट में रखता हूँ, मैं हमेशा मोबाइल बैग में ही रखता हूँ। तो मैंने बोला कि बैग का फर्स्ट पाउच है उसमें से मोबाइल निकालो। तो इन्होंने मोबाइल निकाला, मैंने पासवर्ड दिया, पासवर्ड निकाला। फिर उन्होंने मेरे धोलका में नंबर लगाया। फिर उन्होंने बोला ये भी धोलका भी बहुत दूर है, 110, उनको भी आने में टाइम लगेगा। फिर मैंने बोला भाई मेरा ऑफिस यहाँ 3-4 किलोमीटर है, उनको बात करो, वो लोग 5 मिनट में आ जाएंगे। फिर बोला हाँ हाँ सही बात है। फिर मैंने ऑफिस का, मेरे जो कलीग है मिस्टर पठान, उनका नंबर दिया और वो लोग 5 ही मिनट में इनोवा लेके आ गए। ओके और 108 भी आ गई जी। ठीक है। अब मुझे यहाँ से लिफ्ट करने की बात थी कि मुझे यहाँ से लिफ्ट करके 108 में डालना था। अब ये बहुत कठिन काम था कि जब मैंने अपना हाथ यू किया तब मुझे पूरा मुंह से पानी निकल गया, आंख से पानी, इतना दर्द हुआ कि यार ये तो बहुत खराब चीज हो गई, यहाँ 3 टुकड़े हो गए जी। हाँ, तो लेकिन जैसे उन लोगों को तो पता है कि पेशेंट का है, कितना भी करे उसको डालना है तो डालना ही है, समझे। राइट राइट। हाँ, उनको लिए तो मैं नॉर्मल ही हूँ, पेशेंट ही हूँ। तो कैसे भी करके झोली बना कर भी मुझे 108 में डाल दिया। जैसे डाला मैं वापिस अनकॉन्शियस हो गया। अब कब मुझे ये लोग हॉस्पिटल में लेके आए, वहां से उन्होंने अवधूत स्पाइन हॉस्पिटल है बड़ौदा, वो प्रीफर किया था कि दैट इज अ बिग वेरी नाइस बेटर स्पाइन हॉस्पिटल, तो वहाँ पे अच्छा रहेगा। तो फिर वहाँ पे मुझे शिफ्ट किया और फिर वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट वगैरह का बातचीत किया। फिर वहाँ पे उन लोगों ने सेम डे मेरा स्पाइन का D11, 12 L1 का ऑपरेशन किया। ओके दैट वाज माय फर्स्ट ऑपरेशन। वहाँ पे उन्होंने स्क्रू वगैरह डाले हुए हैं, तो ये फर्स्ट इम्प्लांट था। उसके बाद वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। जो रिप सारी पसलियाँ टूट गई थी उस वजह से तुरंत ह्यूमरस का ऑपरेशन नहीं कर रहे थे वो, लेकिन मुझे इस वजह से लंग्स का इन्फेक्शन बढ़ने लगा, मेरा ब्रीथिंग डाउन होने लगा धीरे धीरे। ओके और तो मुझे यहाँ आईसीडी किया। ओके हाँ, आईसीडी किया यहाँ उन लोगों ने। और वो हॉस्पिटल में तकरीबन मैं 10-12 दिन तक रहा, और तो स्पाइन हॉस्पिटल में। और फिर वहाँ पे मेरा ह्यूमरस का भी ऑपरेशन किया हैंड का। और ऑपरेशन करने के बाद सर जी स्पाइन के बाद ये आपका ऑपरेशन हुआ? हाँ, स्पाइन के बाद मेरा ये ऑपरेशन किया, क्योंकि तो इम्पोर्टेंट था कि वो सेम डे होना बहुत जरूरी है। ओके ओके। तो एक क्वेश्चन ये है कि स्पाइन का ऑपरेशन जब हुआ तो वो उस टाइम पे डॉक्टर ने क्या बोला कि कंप्लीट इंजरी है कि इनकम्प्लीट है, कुछ ऐसे बताएंगे? वो तो उन्होंने ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट के लिए तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ आज तक कि लोग कंप्लीट इंजरी किसको बोलते हैं और इनकम्प्लीट इंजरी किसको बोलते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर, मेडिकल साइंस सब पागल है इसके पीछे। आज तक कोई उसका एक्चुअल कोई डिफाइन नहीं कर पाया। नहीं, डिफाइन देखिए, डिफाइन मैं भी एक्चुअली आर्टिकल पढ़ रहा था। डिफाइन का मतलब जैसे जो मैंने आर्टिकल पढ़े हैं गूगल पे या फिर जो भी बुक में जो भी पढ़े हैं, उसमें यहाँ तक मतलब यही रहता है कि अगर आपका इनकम्प्लीट इंजरी है तो और मतलब 1-1.5 महीने में आपका कुछ ना कुछ मूवमेंट आ जाता है, ठीक है। जो कंप्लीट इंजरी रहता है उसमें आपको साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं, और इवन आपका 100% रिकवरी भी नहीं होता उसमें। जैसे कि आपका सेंसेशन
बाकी रहता है, बॉबल ब्लैडर का बाकी रहता है, मसल लॉस का बाकी रहता है, कुछ ऐसे मतलब रह जाता है तो और इसमें वो टाइम भी लगता है। उसमें क्या है कि वो पेशेंट की मतलब कि 1 2 3 4 5 महीने की सिचुएशन देखने के बाद पता चलता है कि उसकी इंजरी कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। एग्जैक्टली कभी कभी एग्जैक्टली। कुछ कुछ पेशेंट का लेवल बढ़िया होता है, सेमी लेवल के होते हैं पेशेंट। आज मैं जहाँ पे रिहैब में जा रहा हूँ वहां पे मेरे ही लेवल के लोग हैं, लेकिन मैं उनकी रिकवरी मेरे से बढ़िया भी है। और कुछ जी ऐसे हैं जिनकी रिकवरी मेरे से एकदम पुअर है। जी, राइट राइट। तो ऐसे ही कि ये तो आज मेरा 2 साल हो गया मेरे इंजरी को। ठीक है, ओके अभी मुझे कोई मूवमेंट नहीं है, जीरो मूवमेंट। ओके। तो आप उसको कंप्लीट कहोगे कि इनकम्प्लीट? तो जो फिर कंप्लीट ही हुआ। तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको कंप्लीट कहोगे, बस जी यही है। तो फिर अब वापस वही बात पे आते हैं कि वो ही उसके बाद ह्यूमरस हुआ। और मैं वो हॉस्पिटल में तकरीबन 8 सितंबर के बाद 17 18 20 सितंबर तक मैं रुका था। बीस ओके सितंबर के बाद मेरी हालत और बिगड़ने लगी। मेरा ब्रीथिंग O2 लेवल बहुत पुअर हो गया। मेरा बॉडी पूरा शिवर करता था, कभी मुझे इंटेंस कोल्ड लगती थी, पूरा शरीर कांपने लगता था। तो मुझे ब्लैंकेट ये करते थे और उसके अंदर हीटर रखते थे। जी। और कभी मुझे इतना पसीना आता था कि एसी फुल करते थे एकदम, तब मुझे अच्छा फील होता था। तो समझ में नहीं आ ओके रहा था व्हाट इज गोइंग ऑन। फिर 21 तारीख को रात को 12:30 बजे मेरे फैमिली को बुला लिया कि भाई दिस पेशेंट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, आप चाहे तो इनको दूसरी हॉस्पिटल में शिफ्ट किए बिकॉज वी हैव नॉट अ वेंटिलेटर। सो आप अगर वेंटिलेटर वाली कोई दूसरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट करिए, बिकॉज इन केस अगर कोई मिस एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, अभी आपके पास समय है 1 2 घंटा। फिर जी। हमने मेरे फैमिली परिवार वालों ने वेंटिलेटर के लिए सर्च चालू किया। और बड़ी मुश्किल से काफी जब जोर लगाया तो बड़ौदा में एक दूसरी अटलादरा स्वामीनारायण हॉस्पिटल है BAPS, वहां पे एक वेंटिलेटर ओनली वन वाज अवेलेबल एट दैट टाइम। तो उनकी हॉस्पिटल से स्पेशल एम्बुलेंस मुझे लेने आई वहां पे, और रात को मुझे वहां ले गए उनकी हॉस्पिटल में। लेकिन कोरोना तब बहुत जोर से चल रहा था, तो उन्होंने पहले वहां यस पे यस मेरा राइट। हॉस्पिटल में कोरोना ही किया कि पहले इन पेशेंट के हम कोरोना टेस्ट करेंगे। और मेरा वहाँ कोरोना टेस्ट किया। फिर मुझे वहाँ प्लाज्मा दिया गया। और जी प्लाज्मा देने के बाद दूसरे दिन मॉर्निंग में मेरा रिपोर्ट नॉर्मल नेगेटिव आया। फिर बोला कि अब ये पेशेंट की हम यहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। फिर दूसरे दिन मेरी ट्रीटमेंट वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट की। लेकिन दूसरे दिन के बाद वापस वहाँ पे मेरा ब्रीथिंग और पुअर होने लगा। और आई थिंक 22 या 23 तारीख को रात को मेरा हार्ट बंद हो गया। तो बहुत टेरिफिक सिचुएशन आ गई। सारी डॉक्टर ओके। की टीम वो एकदम, मुझे ट्रेकियोस्टोमी किया यहाँ पे। मतलब वो यहाँ पे पाइप शायद डाल आपको, दिया जो हो ना। हाँ, ओके ट्रेकियोस्टोमी किया और सब यहाँ पे पाइप वाइप सब वगैरह डाली, यहाँ पे सेंट्रल लाइन वगैरह सब। उनका जो मेडिकल में करते हैं ट्रीटमेंट वो सब किया स्टार्ट। और आर्टिफिशियल उन्होंने जो भी एड़ी चोटी का जोर लगाया, और द ग्रेस ऑफ गॉड सेकंड टाइम बर्थ हो मिला गया। मुझे, जैसे रोड से हुआ था ऐसे फिर से यहाँ हॉस्पिटल में हुआ। तो वापस कम बैक किया लाइफ में दूसरी बार। और फिर वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अच्छा हॉस्पिटल है, और यहाँ पे वापस मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। फिर ओके यहाँ ये हॉस्पिटल में मैं 20-25 दिन तक रहा कंटिन्यूअस। और धीरे धीरे मेरा ब्रीथिंग वगैरह इन लोगों ने पूरा कंट्रोल में लिया। और 10-15 दिन के बाद उन्होंने मेरे पेल्विक के बारे में बात की, मेरी पेल्विक की, क्योंकि जो मेरे ओके। कमर में राइट साइड में जो मुझे टक्कर लगी थी फर्स्ट, जी जो फ्रॉक लगा था, जी। तो उस वजह से मेरा पेल्विक पूरा ऐसे ऊपर नीचे हो गया था। ऊपर नीचे हो गया था, राइट। हाँ, आगे का पोर्शन। तो डॉक्टर ने बोला कि
पेशेंट अगर इन फ्यूचर फिजियोथेरापी से चलने भी लगेगा तो पूरा ऐसे टेढ़ा चलेगा, क्योंकि ओके। एक पैर ऊपर एक नीचे हो जाएगा। जी तो कोशिश करते हैं कि खींच के आ जाए, वेट बेयरिंग करके। तो उन्हें वेट बेयरिंग के लिए टीम बनाकर डिस्कस किया, लेकिन फिर डिसीजन यही है कि वेट बेयरिंग से ये नहीं होगा ठीक, इनको नहीं होगा। ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, उसके लिए अलावा कोई चांस नहीं है। फिर वहां पे उनकी टीम ने ऑपरेशन का ही डिसीजन लिया कि ऑपरेशन के बगैर और कुछ नहीं हो सकता। और फिर वापस मेरा ऑपरेशन किया उन लोगों ने मेरे पेल्विक का, और मेरे को यहाँ आगे पेल्विक में भी यहाँ नीचे पीठ के नीचे इन लोगों ने प्लेट डाला, आगे पीछे तीसरा इम्प्लांट मेरा 6 इंच का प्लेट डाला हुआ है बॉडी, और पेल्विक पूरा खींच के ऐसे सिमेट्रिकल। मतलब बराबर किया उसको। और उसके बाद में हॉस्पिटल में यही कोई 6-7 दिन तक रुका, जी और 21 अक्टूबर 2020 को मुझे डिस्चार्ज देने वाले थे। तो 20 अक्टूबर 2020 को उन्होंने ट्राई किया कि पेशेंट को दूसरे दिन जो डिस्चार्ज देना है तो विदाउट कैथेटर डिस्चार्ज दे, जैसे कि आपने बताया था, वो टेस्ट करने के लिए जी कि जी पेशेंट को यूरिन नॉर्मल आता है कि नहीं, यूरिन ब्लेडर का सेंस है कि नहीं, है कि नहीं है ना, ये। कंप्लीट इनकम्प्लीट का। जी जी कि जो पेशेंट का इनकम्प्लीट हो जा है इंजरी, उनको 15-20 दिनों में तो यूरिन नॉर्मल आ ही जाता है, जी राइट राइट राइट। जबकि right. मेरा इंजरी 8 सितंबर 2020 को हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद 8 सितंबर के बाद 8 अक्टूबर, और 8 अक्टूबर के बाद 20 अक्टूबर, मतलब कि 1 महीना और ऊपर 15-20 दिन हो गए, मतलब कि 1.5 महीना हो गया, ठीक है। तो उन्होंने चेक किया कि 20 तारीख को होता है कि नहीं। तो 20 अक्टूबर 2020 को इन लोगों ने ट्राई किया, सुबह 7 बजे मेरा कैथेटर निकाल दिया। हाँ, और उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखा मुझे, जो नर्स थे उनके वहाँ पे, कि देखो पेशेंट को आता है कि नहीं यूरिन। तो 1-1.5 घंटा हुआ, मुझे पानी पी लो, वाटर इनटेक बढ़ाओ जितना हो सके। राइट आधे घंटे पे पेशेंट को थोड़ा थोड़ा 100-200 ml पानी देना स्टार्ट करो, जितना पेशेंट ले उतना। तो पानी वाटर इनटेक बढ़ाया। फिर सुबह 7 से 8 हुए, 9, 10, 11, 12 बज गए, लेकिन सिंगल ड्रॉप भी मुझे यूरिन आया नहीं। और ब्लैडर एकदम फुल हो गया। अब ब्लेडर धीरे धीरे फुल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दोपहर का 1, 2, 3, 4, 5 बजे, अब बीच में ये लोग उनका जो स्वीपर के स्टाफ वगैरह आते थे, वो लोग उनकी ओर से मैनुअल यूरिन पास के लिए थोड़ी मुझे हेल्प करते थे, जैसे कि सीटी, छोटे बच्चों कैसे सीटी मारते हैं, हाँ यूरिन कराते ना, ऐसे कराना। बाथरूम में बाल्टी में पानी का नल थोड़ा चालू करते तो पानी का आवाज आता है, पानी गिरने का। तो वो सब विजुअलाइजेशन है कि जिससे हमको लगे कि हमको यूरिन पास करना है, ठीक है। तो वो सब करने का उन्होंने ट्राई किया। तो अब शाम को 3-4 बजे के बाद अब ब्लेडर में भी थोड़ा प्रेशर और ज्यादा बढ़ने लगा, तो उन्होंने हॉट पैक रखना शुरू किया। फिर 6-7 बजे अब मैंने बोला अब मेरे से नहीं हो रहा है। तो उन्होंने फिर सोनोग्राफी का वो मशीन लाके चेक किया कि बोला 700-800 ml ऊपर यूरिन हो गया है, लेकिन बोले अभी आप ट्राई करो, अभी और ट्राई करो। तो मैं धीरे धीरे ट्राई करने लगा। फिर मेडिटेशन म्यूजिक लगाया कि जैसे मन शांत रहे, मैं टोटली फोकस करूं। फिर 7 से 8 बजे, 9 बजे, 10 बज गए, सुबह 7 से शाम को 10 बज गए, 12 घंटे प्लस हो गया। अब पेन भी इतना बढ़ रहा है, यूरिन नहीं आ रहा है, एक ड्रॉप नहीं गिर रहा है, अब मैं पागल हो रहा हूँ। ऐसे कर करके 11:15 हो गए। फिर मैंने बोला सर अब कुछ भी करो, मेरे से पेन जरा भी नहीं हो रहा है, आप कैथेटर कर दो, मैं कैथेटर के साथ जाऊंगा घर, क्योंकि ये यूरिन निकल ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं, ठीक है।
कि मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर ये नहीं हो रहा है, प्लीज कैथेटर कर दो आप, नहीं कैथेटर नहीं तो CIC कर दो, राइट, लेकिन एक बार अभी यही ये यूरिन निकाल दो, ऐसा होगा तो 2 दिन बाद डिस्चार्ज लेंगे, थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने को लगा कि पेशेंट को ब्लेडर का कुछ सेंस नहीं है, जी। अगर सेंस होता तो एक ड्रॉप तो यूरिन निकलता। तो राइट उन्होंने राइट। वापस रात को 11 बजे मुझे कैथेटर किया, 16 घंटे कंटिन्यूअस रखा, लेकिन एक ड्रॉप यूरिन नहीं आया तब। और रात को 11 बजे कैथेटर किया, तब 900 ml यूरिन आया मेरा रात को। ओके। और फिर दूसरे दिन 21 तारीख को मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिया डिस्चार्ज विद कैथेटर। विथ ठीक है, कैटेगरी। अब 21 तारीख को हॉस्पिटल से, बड़ौदा से हम डिस्चार्ज हुए। अब वहां से डॉक्टर से बात किया हमने कि सर ये पेशेंट को हम ले जा रहे हैं, अब उनको दवाई क्या क्या लेनी है। तो जी डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको सिर्फ 10 दिन की इनकी दवाई है, अब कोई पेन किलर कोई दवाई है नहीं पेशेंट की, सिर्फ हम जी विटामिन की थोड़ी गोलियां लिख के दे रहे हैं कि क्योंकि मेरा पूरा, मैं तो अभी आपको सब मसल्स वसल्स दिख रहे हैं, मेरा पूरा बॉडी वीक था, एकदम वीक, एकदम जैसे रोड पे भिखारी बैठते हैं ना, मैं ऐसा दिखता था। जी ठीक जी। है, मतलब पूरा बॉडी तो मतलब लॉस हो गया था। हाँ, तो विटामिन की थोड़ी टैबलेट वगैरह लिख दी कि आप वो टैबलेट वगैरह लेना, और घर पे फिर घर का ही खाना, जो फ्रूट विटामिन वो सब लेना वगैरह, लेमन जूस है, XYZ प्राउंस है, वो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, प्रोटीन वगैरह मिलेगा आपको उसमें से। तो फिर मैंने वो वहाँ से बात किया कि सर वो तो सब ठीक है, लेकिन अभी तब तक मुझे नहीं पता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे जी D11 L1 का है। मुझे तो जी यही है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं ठीक हो रहा हूँ और हो जाऊंगा। मुझे जी ये नहीं पता है कि मेरा सेंस चला गया है, मुझे कब आएगा। फिर वहां पे बात किया कि अब दूसरे उसको क्या करना है, तो बोले उनको अब आप घर जाके फिजियोथेरापी करना। तो फिर वहां पे, मेरा घर महमदाबाद में है, जी तो उन्होंने फादर ने वगैरह ने डिस्कस किया कि उनको फिजियोथेरापी करनी पड़ेगी, तो आप उनको या तो दिल्ली ले जाओ या तो बॉम्बे ले जाओ, वहां पे आपको बेस्ट फिजियोथेरापिस्ट मिलेंगे इंडिया में। जी ठीक है, और तो फिर, और तो फिर आपको अहमदाबाद में कोई, अगर आपका बजट इतना पैसों में नहीं है तो कोई अच्छा सा फिजियोथेरापिस्ट, अहमदाबाद भी बढ़िया सिटी है, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। जी जी मेरे अंकल के रेफरेंस से हमने वहां पे बात किया, तो एक OT थे, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, डॉक्टर MIT डॉक्टर, तो उनका कंसल्ट कराया, तो उन्होंने बोला कि आप इनको ले आओ हमारे पास, थोड़ा उनको कंसल्ट करते हैं, फिर बाद में देखेंगे। तो फिर अहमदाबाद में हमने वहां पे मकान रेंट पे लिया, ओके। और मुझे बड़ौदा से डायरेक्ट एम्बुलेंस में 21 अक्टूबर को अहमदाबाद शिफ्ट किया, और 22 अक्टूबर दूसरे ही दिन से मेरा फिजियोथेरापी स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया। ओके। दूसरे ही दिन से। ठीक है, और वहां पे तो दूसरे दिन से ही तो OT। पहले दिन जब फिजियोथेरेपी आया तो उस पहले तो आपका कंडीशन देखा होगा, समझा होगा, रिपोर्ट पढ़ा होगा, फिर उसका मतलब क्या कहना था, वो आपको देख के क्या सोचा, और फिर क्या मतलब चैलेंज लिया एज अ, एक होता है ना कि फिजियोथेरेपी चैलेंज लेते हैं कि मुझे इनको ठीक करना है, राइट। कि वो सब क्या देख के उनका क्या सोच था उस फिजियोथेरेपी में। हाँ, शी इज अमेजिंग थेरापिस्ट। हम्म। कि सबसे पहले तो वो आके हंसी जी। मेरी ओर, क्योंकि शी इज अ स्पिरिचुअल। तो ओके। उनको इतना पता था कि ये पेशेंट जिंदगी से हार चुका है, जी जी क्योंकि स्पाइनल इंजरी में यही होता है, लीडर बोवेल सेक्सुअल लाइफ और सेंसेशन मूवमेंट। इंसान को मार देता है, मूवमेंट, यस यस राइट। इंसान को मार देता है। ठीक है, तो उन्होंने आके सबसे पहले मेरा हंसी, गुड मॉर्निंग भाई कैसे है, ऐसा वैसा ये वो, और फिर पूरा शांति से सारे रिपोर्ट्स वगैरह देखे, फिर बोला कि आपको बस आपके अपने आप पर भरोसा रखना है। जी ठीक है,
ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है, और एक्सरसाइज के ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है, और कोई चीज में नहीं गिरना है। आपके रिश्तेदार आके क्या बोलते हैं उसके लिए कान बंद रखो। जो लोग सब दूरा धागा करवाते हैं, ये सब करते हैं, उससे दूर रहो, ठीक है। और कोई झूठे झूठे लोग जो बातें बोलते हैं कि 50,000 दे देता हूँ आप चलने लगोगे, 2 लाख दे देता हूँ आप दौड़ने लगोगे, ठीक है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। तो उन्होंने आके पूरा पहले ही दिन एक विजन क्लियर किया। एग्जैक्टली वही होता है, क्योंकि यही विजन पहले दिन से अगर आपका माइंड क्लियर है कि मुझे चलना है, ये आपके माइंड में है, तो उस हिसाब से फिर बॉडी वर्क, फिर आप भी उस टाइप से बॉडी वर्क करते हैं या काम करते हैं। और उससे भी बड़ी बात ये कही कि किसी से सहानुभूति नहीं लेना। एग्जैक्टली सर, कोई भी आके रोए ना तो उसका आपको हंस के ही वेलकम करना है, ठीक है जी जी। कि ये टाइम में ना लोग आकर आपको सहानुभूति, अरे मेरे बेटे के साथ क्या हुआ, अरे मेरे भाई के साथ क्या हुआ, अरे इनके साथ क्या हो गया, क्या क्या हो गया यार। एग्जैक्टली सर, मैं वही बोल रहा था कि कभी भी मैंने कहीं एक लाइन पढ़ा था बुक में, वहां पे लिखा था कभी भी आप डिमोटिवेट फील करो, अगर कुछ भी अगर ऐसा फील करो तो आप ऐसे व्यक्ति से बात करो जो आपको डिमोटिवेट पॉजिटिव वे में बदल दे। आप ऐसे व्यक्ति से बात करो, क्योंकि उस टाइम पे पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। आप अगर रोएंगे, डिमोटिवेट होंगे, तब फिर बॉडी वर्क वैसा नहीं करता है। आप जैसा सोचोगे ऐसा आपके साथ होगा। एग्जैक्टली डाल दिया ना दिमाग में कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा, आपका दिमाग वही सोचने लगेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जी जी, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है जी, जो गया है वो गया है, ठीक है। आपके पास वर्तमान है जी। अब वो वर्तमान में आप क्या करोगे कि जिससे आप अपना फ्यूचर बेहतरीन बनाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब साल आप रोगे पड़े रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो उन्होंने मुझे वही, क्योंकि सर जी ना, मैंने अभी इतने लोगों से बात किया, लोग परेशान रहते हैं, बोलते हैं मुझे नींद आता है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ, मैं दिन में 1 घंटे करता हूँ, वो मुझे ये होता है, मेरा ये प्रॉब्लम है। मैंने बोला कि अगर प्रॉब्लम गिनाने जाओगे तो फिर तुम ठीक नहीं हो पाओगे। फिर प्रॉब्लम मत गिनाओ, तुम क्या बेस्ट कर सकते हो वो सोचो आप। राइट। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब हम ईश्वर के पास मंदिर में जाते हैं, ये पुजारियों पंडे पुजारियों को छोड़ो, तो ईश्वर से डायरेक्ट बात करते हैं कि ईश्वर हमको ये दो, ईश्वर हमको ये दो, हमको गाड़ी दो, हमको बंगला दो, बच्चों को एजुकेशन दो, ठीक है। तो आज तुमको सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, तो उसका एक पोर्टफोलियो बनाओ। तो फिर उन्होंने मुझे वो विजुअलाइज करवाया जी, कि उन्होंने मेरा पूरा विजुअलाइजेशन एक चार्ट बनवाया जिसके अंदर अलग अलग 6 से 7 स्लोगन लिखे हुए थे। पहला स्लोगन था कि मैं अपने दोनों पैरों के ऊपर खड़े होकर खिड़की के पास अपने बच्चे को देख रहा हूँ। ये पहला विजुअलाइजेशन था। दैट वाज अ बिग थॉट फॉर मी, ठीक है, कि मैं अपने दोनों पैरों के ऊपर खड़ा हूँ। दूसरा, मुझे यूरिन और स्टूल का कंप्लीट सेंस आ चुका, ठीक है। तीसरा, कि मैं अपनी बेड मोबिलिटी कंप्लीट कर सकता हूँ। चौथा, कि मेरा अभी व्हीलचेयर मोबिलिटी बहुत बढ़िया हो रहा है। पांचवा, कि मुझे ये परिस्थिति में भी ये सारे दुख सहन करने की शक्ति दे ईश्वर से। और लास्ट, कि ये मेरी परिस्थिति में ये जितने भी लोग मेरे आसपास मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरे बीवी बच्चे, मेरे भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदार और ईश्वर, आपने सबका तहे दिल से शुक्रिया कर। 100% इससे बड़ी चीज कोई नहीं है दुनिया। तो ये विजुअलाइजेशन मुझे डेली बोलना था, क्योंकि मुझे यही चीज चाहिए थी ना। और ये चीज मांगने के बाद मैं वापस उन सबका थैंक्स गिविंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मुझे दिया और फिर उन्होंने मेरा
पूरा देखा कि मेरे लिए सबसे पहले क्या जरूरी थी, तो मेरा सबसे पहले ब्रीथिंग इंप्रूव करना था, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद भी मेरा ब्रीथिंग बहुत पुअर था। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे टास्क दिया कि आपको एक बलून फूलाना है, गुब्बारा गुब्बारा फूलाना है। ठीक जी है, जी उसके लिए मुझे 2-4 दिन का टास्क दिया, और उसके लिए मुझे उन्होंने ओमकार, गायत्री मंत्र, अनुलोम विलोम, कपालभाति, जितना हो सके, ऐसा नहीं कि हम कपालभाति करना है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जितना हो सके, जैसा हो एग्जैक्टली, सके मतलब अपने आप क्षमता start, अनुसार जितना ज्यादा आपको अपनी पुश क्षमता करना है धीरे धीरे, उसमें उसके धीरे हिसाब धीरे। से, जी कोई जबरदस्ती नहीं। ठीक है, स्पायरोमीटर था मेरा, स्पायरोमीटर से एक भी बॉल ऊपर नहीं जाता था मेरा, स्पायरोमीटर से चाहे कितना भी करूं, सक्शन में करूं, मैं ब्लो अप में करूं, बॉल ऊपर जाता ही नहीं था मेरा उसको। ठीक है, मैंने मेरे साइड डायरी में सारा एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, डेली का, हर रोज मैं अपनी डायरी लिखता हूँ। तो वो उन्होंने मुझे टास्क दिया कि आपको 3 से 4 दिन में वो करना है। जी लेकिन जैसे ही मैडम गए, मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया कि जब विजुअलाइजेशन का समझा है मुझे, ये वो बात समझे मैंने, मेरा भी दिमाग में ये फंडा फिट हो रहा है धीरे धीरे। मैंने गुब्बारे की प्रैक्टिस की, 2-3 बार तो हाथ से गिर गया नीचे, क्योंकि ये हाथ में रिस्ट ड्रॉप था, ये हाथ उठ ही नहीं रहा था, तो पहले गुब्बारा पकड़ भी नहीं पा रहा था। लेकिन एग्जैक्टली राइट। जैसे भी करके ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फूलता था, अंदर चला जाता था, फूलता था। ऐसे करके भी आधे घंटे की प्रैक्टिस के बाद इतना फूला, फिर जी थोड़ा फूला, फिर थोड़ा फूला, और 4 से 5 घंटे की प्रैक्टिस में पूरा गुब्बारा फूल गया। जो 4 से 5 दिन का टास्क दिया था, वो 4 से 5 घंटे के अंदर मैंने कंप्लीट कर दिया। तो मेरा पहला अचीवमेंट था कि मेरे ब्रीथिंग में मैंने ये, फिर रोज गुब्बारा फुलाना था, फिर पूरा पैकेट लाए थे, रोज कम से कम 8 से 10 गुब्बारे फुलाना है। तो ब्रीथिंग इंप्रूव करवाया उन्होंने मेरा। ब्रीथिंग के बाद धीरे धीरे उन्होंने दूसरी धीरे धीरे एक्सरसाइज के ऊपर फोकस किया कि अभी मेरे हाथ के लिए इम्पोर्टेंस है, तो हाथ ये ऊपर नहीं उठ रहे थे, तो हाथ के लिए ये सारी एक्सरसाइज थी इधर, ये सब करने की, ये दूसरी सब एक्सरसाइज सब स्टार्ट, दूसरी सब एक्सरसाइज, लेग के लिए एक्सरसाइज वो सब स्टार्ट करवाया, रिस्ट ड्रॉप के लिए वो जरूरी था वो करवाया। और उन्होंने जो मेन चीज फोकस किया वो था कैथेटर, क्योंकि जैसे ही आपसे बात हुआ, ऐसे ही निखिल आनंद जी से भी मेरा बात होता था, क्योंकि हमारे दूर के रिश्तेदार में वो हमारे रिलेटिव लगते हैं निखिल आनंद। ओके तो उन्होंने सुना, तो उनसे बात हुआ था, उनका एक वीडियो आया था मेरे पर, तो मैंने वीडियो देखा था, तो मैंने देखा कि यार ये बंदा तो चल रहा है, भले स्टिक लेके चल रहा है, लेकिन चल रहा है, मतलब कि इसमें पॉसिबल है। लेकिन फिर भी मेरा इतना फंडा क्लियर ही नहीं था। फिर क्या हुआ कि हमारे मेरे ससुराल में एक उन्होंने एक अपॉइंटमेंट लिया, जो बहुत ही, मैं नाम नहीं लूंगा, बेस्ट स्पाइन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल डॉक्टर है, और उनका अपॉइंटमेंट लिया, जिनका 2 से 3 हजार रुपया तो कंसल्टिंग फी है, और 1-1.5 महीने बाद उनका अपॉइंटमेंट मिलता है। ओके तो उनका अपॉइंटमेंट लेने गए, अपॉइंटमेंट लेके आए, और अपने थोड़ा बहुत रिलेशन ऐसे थे, तो हमको अपॉइंटमेंट मिल गया सर। ठीक है, तो मुझे कार में बिठाया, बड़ी मुश्किल से 4 लोगों ने आगे फ्रंट सीट पे, पहली बार में ऐसे बैठा कार पे, मुझे लेके गए, कार में लेके गए वहाँ डॉक्टर से मिलने, वहाँ पे जाके आधा पौना घंटा तक बिठाए रखा। उसके बाद कंसल्टिंग कराया, डॉक्टर आए, सब रिपोर्ट यूं यूं देख लिए। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि आप नहीं चल सकते। जी, मतलब डायरेक्ट ऐसा बोल दिया पूरा सीधे ही, डॉक्टर चेयर पे नहीं बैठे, सीधे टेबल पे बैठे आके, उनका जो डेस्क टेबल होता है ना, उनका एटीट्यूड है। हाँ, ये नहीं चल सकते, एक काम करिए, सेंड हिम टू सिविल पैराप्लेजिया। ओके उनको बोलिए कि वो थोड़ा अपर बॉडी पार्ट बना दे, थोड़ा व्हीलचेयर अच्छा, मोबिलिटी। मेरा ये क्वेश्चन ये है सर जी, जैसे डॉक्टर ने आपके सीधे सामने बोला आप कभी नहीं चल पाएंगे, ठीक है, तो आप उसको कैसा एज अ चैलेंज लिए या डिमोटिवेट हो गए? आई एम 10। तो बोला उनको सिविल में भेज दीजिए और पैराप्लेजिया ज्वाइन करवा के ये कराए। आप नहीं मानेंगे,
उस वक्त मेरे साले साहब वहां पे थे, मेरी वाइफ थी, मेरे फादर थे, हाँ 3 लोग। वो डॉक्टर को मैंने बोला ऐसे, जी सर सर आई विल वॉक, जी एंड whenever I will walk in my life, first I will come to meet you, एग्जैक्टली first I एग्जैक्टली। will come to meet you। वो हड़बड़ा गया। तो क्या बोलता है बताए मुझे कि गुड कॉन्फिडेंस, बेस्ट ऑफ लक। और बाहर आए हम तो मेरी वाइफ रो रही है, मेरे साले के आंख में पानी है, मेरे फादर के यहाँ, मेरी साली भी थी, हाँ वो सब रो रहे। अरे यार मैं गाड़ी में बैठा, मैंने गाना गाया, अरे फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। चला हाँ। और मेरे साले को बोला यार समोसे मंगवाओ, मुझे समोसे खाने हैं। ये कौन होता है मेरे लाइफ का डिसीजन लेने वाला? एग्जैक्टली ये तो एग्जैक्टली। वो बोल रहा है जो जो रिपोर्ट में वो लिखा है। नहीं कर सकता। एग्जैक्टली ये वो बोल रहा है जो उसके मेडिकल साइंस में उसको पढ़ाया नहीं जाता, एग्जैक्टली। लेकिन मैं वो करके दिखाऊंगा कि वो उसके मेडिकल साइंस में उसको पढ़ने के लिए उसको मजबूर करना पड़ेगा। ठीक है, हम वो चैप्टर ऐड कराएंगे स्पाइनल कोड इंजरी का। स्पाइनल Exactly. कोड इंजर्ड पेशेंट चाहे कंप्लीट इंजरी हो या इनकम्प्लीट कोई भी हो, Incomplete पेशेंट कैन वॉक। ठीक है, और पढ़ो साले, तुमको पढ़ना पड़ेगा। हाँ सही बोल रहे हैं आप। सालो पढ़ो। Exactly. और इन फ्यूचर डोंट डिमोरलाइज एनी, हमारे जैसे किसी एनी पेशेंट, एनी एससीआई पेशेंट। ऐसे डिमोरलाइज, जब अगर तुम नहीं कर सकते ना तो तुम बोलो कि साले तुम नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन वही ऐसा वही मेरा मत पॉइंट, बोलो। वही मेरा पॉइंट बहुत सारे पेशेंट से रहता है कि सर डॉक्टर ने बोला है कि नहीं चल पाओगे। इवन डॉक्टर ने मुझे खुद बोला था कि साले रत्नेश डॉक्टर, वॉक में। मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर को बोलना चाहिए कि तू नहीं खड़ा कर सकता है, हम में तो दम है, हम खड़ा होके दिखाएंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, वो जज्बा चाहिए आपके अंदर। और जिस दिन वो जज्बा आ गया ना, वो मैंने तो वो पहले दिन ही जज्बा ले लिया था अपने अंदर, क्योंकि मेरे तो ओटी ने मुझे बताया था कि साले किसी के ऊपर भरोसा मत करो, अपने आप पर भरोसा करो। इंसान चाहे ना तो कुछ भी। आप कहाँ के रहने वाले रत्नेश जी? मुंबई। कहाँ? मुंबई। मुंबई। हम्म। अच्छा, तो इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उसके एग्जैक्टली। अंदर, हाँ उसके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, बस जज्बा होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए, वो डेडिकेशन। और डेडिकेशन होना चाहिए। कसम आपकी, मैंने 100 रुपीज के समोसे मंगवाए स्पेशल। आई एम अ नॉन वेजिटेरियन। मैंने 100 समोसे मंगवाए और घर जाकर समोसे खाए, सब कंफ्यूज, और उनके बीच मैंने समोसे खाए कि जश्न मनाओ कि साला स्पाइन स्पेशलिस्ट हार गया है और उसके सामने मैंने चैलेंज दिया है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो फिर मैंने, आप नहीं मानेंगे रत्नेश जी, मैंने अपने आप को कमिटिंग कर दिया कि मैं कैसे भी करके। फिर धीरे धीरे मैंने अपना ट्रीटमेंट के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत चालू किया। बहुत दर्द हो रहा था, आप नहीं मानोगे, ऐसे करता था मैं, और इधर आंख से आंसू गिरते थे टक 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 टक, लेकिन फिर भी मैं करता था। बहुत दर्द होता था, बहुत इंटेंस पेन, लेकिन मुझे पता था कि ये मुझे करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। हाँ बस सहना ही पड़ेगा। अगर पेन सह, मुझे ठीक होना है तो पेन तो सहना ही पड़ेगा। और पहले हाथ बनाने पड़ेंगे। जब हाथ बनेंगे तो ये बनेगा, ये बनेगा तो ये बनेगा, ये बनेगा तो पैर बनेंगे, तब आगे वॉकिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हाथ को मजबूत करो। मेरे तो हाथ ही गिरे हुए थे, तो मुझे हाथ से काम करना था। मैंने हाथ ही शुरू, जब हाथ का काम काफी कंट्रोल में आने लगा तो यही कोई 3 महीने हुए थे, दिसंबर, हाँ नवंबर दिसंबर में निखिल जी मेरे घर पे आए मिलने। फिर मेरे से बात किया तो वो जैसे आपने बोला ना, ऐसे ही उनको लगा कि मुझे मोटिवेट करने आए थे। तो
भाई जी ऐसा ऐसा, तो फिर वो तो मुझे तो सुनने ही लगे यार, ये मैं कौन से पेशेंट को मिलने आया हूँ, बोले ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ऑलरेडी मोटिवेटेड है। तो उन्होंने सीधा वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया, और पूरा मेरा आधे पौने घंटे का वीडियो बनाया उन्होंने। और उन्होंने बोला कि यार आपसे मिलकर तो मेरे में पॉजिटिव एनर्जी आ गई, मैं खुद मोटिवेट हो गया। मेरे को अब लग रहा है कि मुझे और ज्यादा एक्सरसाइज करनी है, अभी घर जाके मैं अपना एग्जैक्टली। शेड्यूल ज्यादा बढ़ाऊंगा कि जी कैसे भी करके मैं अभी जो मेरा जो लेफ्ट लेग में अभी भी सेंसरी का थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे यूरिन के साथ स्टूल आने का थोड़ा प्रॉब्लम, ये सब सारी जो प्रॉब्लम है वो सब मैं कंप्लीट करूँ, और मैं ये एक स्टिक भी निकाल के फेंक दूँ। मैंने बोला नहीं नहीं, आपका भी सब हो जाएगा। तो वही सेम डे मुझे सिंपैथी देने आए तो मेरा वीडियो बना के ले गए। तो ये एक बहुत, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि नहीं चलो बहुत अच्छी चीज है। फिर निखिल जी ने मुझे उनके ग्रुप में ऐड किया, रत्नेश। और जब ग्रुप में ऐड किया उसके बाद उन्होंने थोड़ा, मैं ग्रुप में मैंने भी कम्युनिकेशन किए, और मैं ग्रुप में भी सारे कम्युनिकेशन चैट वगैरह पढ़ता था। फिर ग्रुप में भी काफी फ्रेंड्स बनने लगे, तो मैं उनसे भी थोड़ा पर्सनल डिस्कस करने लगा। और निखिल जी ने मेरा वीडियो डाला, तो अभी 15,000 प्लस व्यू है उसमें। तो लोगों ने मेरे से फोन करना स्टार्ट कर दिया। जी तो लोग मुझे तरह तरह के क्वेश्चन पूछने लगे, सर अभी आपका कौन सा इंजरी है, आपका कौन सा लेवल है, आपको कितना रिकवरी है, अभी तक आपको क्या ये किया, आपको अभी कैसा फील कर रहे हैं, आप इतने पॉजिटिव कैसे हैं, बहुत क्वेश्चन। उसमें ज्यादा रत्नेश जी क्वेश्चन कैथेटर के बहुत आ रहे हैं। जी। तो बोले सर हम इससे, मैंने उसके ऊपर भी सोचा कि साला स्पाइनल कोड इंजरी में सबसे बड़ा दुश्मन तो ये कैथेटर है, साला सांप बन के बैठा है। एग्जैक्टली वो कोई भी एक्सरसाइज करनी है, मेन सर प्रॉब्लम, मेन सबसे ज्यादा अगर सीआई पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है वो है बॉवल और ब्लैडर। बॉबल बोलते हैं, ब्लैडर। अगर सब लोग बोलते हैं मुझे नहीं चलूंगा, चलेगा, मैं व्हील चेयर पे चलूंगा, चलेगा मुझे, लेकिन मेरे बॉवल और ब्लैडर इंप्रूवमेंट होना चाहिए। हाँ, तो फिर मैंने यार, मेरे ये क्या लफड़ा है। फिर मैंने काफी उसका सर्च किया गूगल पे भी, और प्रैक्टिकल भी सारे बात किया। फिर ऐसे ऐसे किस्से मुझे सुनने को मिले। कुछ लोग बोल रहे हैं ये तो यार स्पाइनल इंजरी में, ब्लेडर बोवेल में तो ये कैथेटर तो नॉर्मल है, कैथेटर तो बहुत ये है, उसमें किसी को 6 महीने लग जाते हैं, किसी को लाख साल 2 साल, किसी को तो पूरी जिंदगी लेके घूमते लोग, और ऐसे मैं तो है। मुझे तो 1.5 साल लगे थे कैथेटर। ठीक है, तो लोग बोले घूमते रहते पूरी जिंदगी ये थैली लेकर लटका के इधर। मैं बोला जी क्या जी बात करते हो यार। फिर मेरा एक्सरसाइज भी मुझे कराते थे, तो मुझे यार रत्न से व्हील चेयर में शिफ्ट करते थे, तो एक आदमी स्पेशल चाहिए बैग लेकर खड़ा रहने के लिए। कहीं कैथेटर फंस गया तो, कहीं कैथेटर निकल गया, ब्लीडिंग हो गया तो प्रोन तो कर ही नहीं सकते थे कैथेटर में। जी। डर लगता था कि यार कहीं कैथेटर खींच गया तो प्रोन कंडीशन में कैट एंड कैमल वो कोई तो पोजीशन करना ही पॉसिबल नहीं है वज्रासन वगैरह में, तो ठीक है। जी और सर डर यहाँ तक लगता था कि करवट बदलने पे कहीं मतलब वो करवट, जाए, कुछ हो अरे जाए। रत्नेश जी रात को करवट लेना यानी लोहे के चने चबाना। एक पैर एग्जैक्टली। उठा के इधर रखना, कैथेटर इधर रखना, थैली उसकी लटकाना, दोनों पैर के बीच पीलो रखना, एक कमर के पीछे पीलो रखना, एक आगे पीलो रखना। अरे बाप रे। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब सिचुएशन से मैं गुजर चुका हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ। फिर कैथेटर ब्लॉक हो जाना, ठीक है, कैथेटर का खर्चा यार। हर उसमें भी सिलिकॉन वाला आता है, एक और आता है, वो भी हर महीने, अगर सिलिकॉन वाला लिए तो हर महीने चेंज करना पड़ता है, तो इसके लिए अलग अभी डॉक्टर को बुलाओ, मेरे को खर्चा लगता है। 1 डेढ़ महीना भी नहीं हुआ था, और कैथेटर इतने ब्लॉक होते थे, हर वीक कैथेटर चेंज कराना। तो फिर यहाँ अहमदाबाद में एक और बेस्ट यूरोलॉजिस्ट है, उनका कंसल्ट किया। तो कंसल्ट करने के बाद वहां गए तो वो बोलते हैं आपको सुपर पीबिक करवाना पड़ेगा, यहाँ नाभि के नीचे होल करके करते हैं कैथेटर। अरे भाई मैंने बोला ये क्या ना करा है। ये तो कुछ नहीं बताया। मैंने घर वालों को बोला निकलो वहाँ हॉस्पिटल में, चलो निकलो। मैंने बोला यहाँ अब इसका रास्ता मैं खुद करता हूँ, ये यूरोलॉजिस्ट करेगा, मेरे को करना है रास्ता, मैं खुद करूंगा, मेरे को क्या करना है ना। फिर मैं घर पे आया, फिर मैंने पूरा फोकस किया, मैडम क्या कह रहे हैं मैं समझने की कोशिश किया कि एक्चुअल कैथेटर के लिए एक्सरसाइज
कैसे करना है यूरिन कंट्रोल, उन्होंने समझाया मुझे कि ऐसे। मैंने अपना यूट्यूब पे भी वीडियो डाला हुआ है, हाउ टू हाँ, फ्री मैंने फ्रॉम देखा है ब्लड सेल वीडियो। फ्रॉम कैथेटर। हाँ, तो कहते हैं यूरिन कंट्रोल एक्सरसाइज, यूरिन स्टिमुलेशन, उसके ऊपर मैंने पूरा फोकस किया और स्लोली स्लोली मसल्स को समझने लगा मैं, और पूरी उसका जो सांस आना जाना लेना सब मैं समझने लगा। फिर मैंने धीरे धीरे कैथेटर ब्लॉक, मैं बहुत डरता था क्योंकि कैथेटर जैसे ही ब्लॉक करते थे 1-1.5 घंटे के बाद तो कुछ यूरिन नहीं आता था, तो और डरने लगता था कि अब गए काम से, अब रात को 1:30-2 बजे यूरिन आएगा ही नहीं और ब्लीडर फुल हो जाएगा। फिर पूरी रात ऐसे कैथेटर को ऐसे घुमाते रहना है, फिर सख्त से खुलेंगे तो फ्लो से बैक प्रेशर जाएगा हाँ, तो यूरिन। मुझे आता है स्कूल से। हाँ, ऐसे करते थे। तो पूरी रात 1:30 बजे से बैठेंगे तो 2 बजते थे, 3 बजते थे, 4 बजते थे, तब नॉर्मल यूरिन आना स्टार्ट। 2-2, 3-3 घंटा रात को बैठे थे, बहुत परेशानी झेला है, बहुत। तो ये सब से तो निकलना ही पड़ेगा कैसे भी करके। तो फिर भले ही ये तकलीफ पड़े लेकिन कैथेटर ब्लॉक करना ही पड़ेगा। अगर कैथेटर ब्लॉक नहीं करूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि यूरिन को मुझे कैसे ब्लो अप करना है, मतलब कि कैसे पास करना है विद फोर्स। तो मैंने भले ही दिन में 1 बार करूं, 2 बार करूं, ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करूंगा। मैंने स्टार्ट किया तो 22 अक्टूबर से मेरा थेरापी स्टार्ट हुआ था, 22 अक्टूबर 2020 से। तो अक्टूबर तो समझ लो कि 7-8 दिन ही है, लेकिन फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने मैंने कंटिन्यूअस फुल डेडिकेशन के साथ ये मेहनत चालू रखी। और ओके। 4 मार्च, तो ये फिजियोथेरेपी मतलब करवा के जाती थी वो बॉबल ब्लैडर का, उन्होंने बताया कि अपने आप से रिसर्च किया? नहीं, वो करवाती थी ओके। फिजियोथेरापी में, वो हाँ, वो पूरा बताती थी, क्योंकि तब तो मैं पूरा, मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं था इतना बहुत कि एग्जैक्टली। क्या फिजियोथेरापी है क्या है। मैं तो पूरा उनके ऊपर ही डिपेंड था। फिजियोथेरापी सारा अब मैं जानने लगा हूँ, पहले तो मैं पूरा जीरो था क्योंकि मैं तो इंजीनियर था प्रोफेसर। जी तो जी। फिर मुझे इतना पता था कि कोई प्रोफेशन का चीज आपको ये बताता है कि आप ये करोगे तो आपको ये होगा रिजल्ट, तो हमको वो करना चाहिए। जी, राइट राइट। ठीक है, अगर आप मुंबई में रहते हो, ठीक है, मैं आपको पूछूंगा रत्नेश जी मुझे मुंबई आना है, तो आप मुझे क्या क्या बोलोगे कि आप बड़ौदा, उसके बाद भरूच, उसके बाद वलसाड़ और उसके बाद सीधा बॉम्बे आओ। ठीक है, जी। अब उसकी जगह पे मैं एमपी जाऊंगा, एमपी से पुणे और हैदराबाद होके बॉम्बे आऊंगा तो ये तो फिर गलत है। गलत है। और जरूरी भी नहीं कि मैं आपके यहाँ आ भी जाऊं, मैं तो वहां हैदराबाद से सीधा कर्नाटक और केरला और तमिलनाडु से श्रीलंका भी पहुंच जाऊं, जी, और फिर राइट। आपको बोलूं क्या यार मैं कहाँ पहुंच गया है, कहाँ आ गया है यार। इससे जी तो अच्छा था मैं रत्नेश जी से पूछ लेता, जी, तो मैं राइट। 8-10 घंटे में तो उनके पास पहुंच जाता। तो मैंने वही किया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी जो मेरे थेरापिस्ट बोल रहे हैं मैं उसको फॉलो, और मैंने पूरा वही फॉलो की। लेकिन डेडिकेशन मेरा था, विल पावर मेरा था, मेहनत मेरी थी, वो सिर्फ रास्ता बताती थी 1 घंटे आकर। तो जी मैंने कंटिन्यूस वो करता गया। फिर एक ऐसा टाइम आया कि मैंने कंटिन्यूस तो ऑब्जर्व किया कि यार मैं जब कैथेटर ब्लॉक करने के बाद उसको रिलीज करता हूँ और मैं पुश करता हूँ तो यूरिन का फोर्स बढ़ता है, जी। मुझे ऐसा फील होने लगा। तो मैंने मेरे मैडम से डिस्कस किया कि मैडम मुझे ऐसा फील हो रहा है जी। कि मैं पुश करता हूँ तो उसका फोर्स बढ़ता है, कि मैं थोड़ा पुश का पावर में स्लो कर देता हूँ तो वो स्लो होता है। मतलब कि कंट्रोल आ रहा है। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैडम कि सपोज मैं यूरिन करूंगा तो मुझे आएगा। तो बोल रहे हैं कि देखो भाई आप ट्राई करो, ठीक है, ऐसा हो तो, क्योंकि वो पॉजिटिव ही थी, वो कभी कोई चीज के लिए मना करती नहीं थी, वो तो ऐसा ही बोलती थी सही जैसे होगा, ठीक है, होगा ही। तो उन्होंने बोला कि ऐसा होता है तो आप एक काम करो, आप जो आपका कैथेटर चेंज करने वाला बंदा आता है उसको फोन करके रखो कि भाई मैं कैथेटर निकलता हूँ, आप 2-3 घंटे बाद तैयार रहना, अगर नहीं आता है तो मेरा ब्लेडर फुल होता है तो आके दूसरा कैथेटर कर देना। क्योंकि जी जो हॉस्पिटल में मैंने 4-5 महीने पहले मैंने जो टाइम देखा है वो मुझे पता है, जो मैंने जी 16 घंटे निकाले थे विदाउट कैथेटर, तो वो ना हो जाए। तो फिर मेरे मैडम गए दोपहर में 2-2:30 बजे। फिर मैंने हाँ, मैंने 3-4 बजे के बीच में मैंने कैथेटर निकाला।
जी। हाँ, 3-4 बजे के बीच में कैथेटर निकाला, मुझे अभी टाइम इतना याद नहीं। 4 मार्च 2021, मतलब कि 4 महीने बाद, 4 महीने बाद। हॉस्पिटल, हाँ हॉस्पिटल के डिस्चार्ज होने के 4 महीने बाद। तो वो दिन मैंने दोपहर में मैंने खुद ही निकाला जी। कैथेटर। फिर मैं बैठा, फिर मैं फील करने लगा कि यूरिन आता है कि नहीं। तो 3:30 से 4:30 बज गए, कोई फीलिंग आई नहीं। कोई फीलिंग नहीं है। 4:30 से 4:45 बज गए, 4:45 से 5 बज गए, 1.5 घंटा हो गया। मैंने बोला 1.5 घंटा हुआ है यार, कोई फीलिंग आ नहीं रहा है, फील तो कर रहा हूँ, अब क्या करूंगा। तो मैंने बोला यार, हॉस्पिटल वाला टाइम ना हो जाए तो अच्छा है, ये रिस्क लेना महंगा पड़ जाएगा फिर। जी। तो मैंने बोला यार, फिर मैंने थोड़ा अपना मेडिटेशन भी किया इंटरनल, और मैंने बोला कि नहीं भावेश, तू गलत नहीं हो सकता है, तूने फुल फील किया है, तूने इतना मेहनत किया है तो होगा ही, फिर फील कर। फिर मैंने ट्राई किया ही। तो 5:02 हुआ था और मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि मुझे यूरिन पास करना है। तो मैंने फटाक से यूरिन टब रखा आगे, ओके। लेकिन यूरिन आया नहीं। नहीं। बोला यार, फिर 2-3 मिनट हुआ, 5:04 जैसा हुआ, फिर फीलिंग आई। तो वापस मैंने यूरिन टब रखा, लेकिन फिर भी आया नहीं। फिर और 2-3 मिनट हुई, और 2-3 मिनट बाद फिर से मैंने यूरिन टब रखा, फिर भी यूरिन नहीं आया। ऐसा 4 बार हुआ, लेकिन 4 बार तक यूरिन नहीं आया। फिर तो मैं बहुत नर्वस हो गया। वो कैसे, क्या होता है कि लास्ट ओवर होती है, लास्ट बॉल में 6 रन छक्का बनाने मारना। होते हैं। पहला बॉल खाली गया, दूसरा खाली गया, तीसरा खाली गया, चौथा खाली गया, पांचवा खाली गया। अब अब 6 लास्ट बॉल बॉल पे है छक्का ना, मारा है। अब क्या किया जाए, अब तो छक्का मारना ही पड़ेगा। अब क्या किया जाए। फिर फुल फीलिंग है, इंटेंस प्रेशर, और इस बार मैंने थोड़ा और ज्यादा प्रेशर किया, और सटक से यूरिन टब में कुछ गिरा, और फिर यूरिन। और मैंने देखा तो थोड़ा क्षार का घोल कुछ था रुका हुआ, वो था, और इसके साथ यूरिन आ गया। वो जी। कोई 10-15 ml जितना है। जी। तो इतना खुश हुआ मैं, हाँ। मेहनत कभी फैल जाती नहीं है। नहीं है तो मेरा ये आपको क्वेश्चन था कि आप मतलब कितने घंटे एक्सरसाइज करते थे इसका, गॉगल ब्लैडर का? हाँ, तो उसके लिए मैं सुबह में मैं 10 बार करता था यूरिन कंट्रोल का, जो मैंने जो ओके सर। एक्सरसाइज में क्या? बताया। हाँ, ओके। और शाम को मैं एक सेट, बस इतना ही करता था मैं। जी। और दोपहर में मेरे मैडम थे, वो एक बार स्टिमुलेशन देते थे। ओके। नहीं नहीं सर, उस मेरे टाइम तो को इतना ही करता था मैं। हाँ, जैसे बहुत बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि 5, 6, 7, 8, 10 घंटे, 15 घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए, जितना आप करोगे उतना है। तो मेरा कहने, मैं लोगों को ये बोलता हूँ, आप रिपीटेशन मार लिए, आपका ध्यान कहीं और है, तो वो सबसे फायदा नहीं है। आप कोई भी चीज, मैं बोल रहा हूँ 2 ही घंटे कीजिए, 3 ही घंटे कीजिए, बट पूरा फुल फोकस के साथ कीजिए, तो ही होगा। तो ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटे जैसे कर लिए, आपका ध्यान कहीं और है, भाई चलो 10 रेप मार लिया, आज का कोटा पूरा हो गया, तो नहीं होगा। मसल्स आपके फटीग हो जाएंगे, आप दूसरे दिन फिर 1 घंटा भी नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। आप आपके फोकस मसल्स, के साथ आप कीजिए। ऑटोमेटिक आपके मसल्स फटीग कर रहे हो, आप फिर उसमें वो मूवमेंट नहीं ला पाओगे, एग्जैक्टली। वो आपको तकलीफ करेगा। इससे बेटर है कि थोड़ा करो, परफेक्ट करो, और ब्रेन को अलर्ट रखकर करो। ब्रेन आपका जग रहा होना चाहिए, क्योंकि ये सारी ब्रेन की गेम है, ठीक जी। है। जी। ये ऐसा नहीं है कि जिम में गए हो और ऐसे 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 कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया और मसल्स बन गए, ये नहीं है। ये पूरा अपनों करना है तो धीरे 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 ये ब्रेन को ऐसे देखना है इसको, कि मैं जी। ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तब जाके ये आता है, ठीक है। जी। राइट। ये, हाँ, ये मैसेज अंदर पास होना चाहिए ना, कन्वे होगा, तब जाके आप करोगे। नहीं तो कोई बैठा एग्जैक्टली। बैठा 1000 बार आपका पैर हिलाएगा, इसका कोई कंसर्न नहीं है।
कोई फंक्शन लेकिन आप नहीं सिर्फ है। 10 बार हिलाओगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। जी एग्जैक्टली। फिर इसके बाद क्या हुआ सर जी? फिर ये मेरी फर्स्ट थी। फिर 10-15 ml आया। फिर थोड़ी देर बाद उसके और 4-5 मिनट बाद फिर से 10-15 ml आया। फिर 7-8 ml आया। ऐसा थोड़ा 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 बढ़ता गया। फिर 75 ml आया। फिर 1-2 घंटे बाद फिर 75 ml आया। फिर 2-2 3-3 घंटे 75, फिर 100 ml, फिर 150 ml तक, 200 ml तक, ऐसे बढ़ता गया। अभी मैं 150-200 ml तक कर सकता हूँ ओके। नॉर्मल। फिर क्या हुआ कि मार्च, फिर दूसरा फोकस था रिस्ट के ऊपर, ओके। कि अब मैं कैथेटर से निकल गया। ठीक है, अब मुझे यूरिन आता है तो मुझे कैथेटर की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास यूरिन टब है, मैं यूरिन टब पहन लूंगा। ठीक है, ओके। और एक्सरसाइज के टाइम होगा तब मैं डायपर पहनूंगा, क्योंकि मैडम है और तो उनके साथ। मेरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है सर जी, कभी कभी क्या होता है कि जब हम यूरिन पास करते हैं, ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, तो उसके साथ साथ स्टूल भी पास हो जाता है। हाँ, तब बोलिए। आपके साथ होता था या फिर नहीं होता कभी था? नहीं, कभी नहीं। ओके। नहीं नहीं नहीं, बहुत लोग ऐसे मुझे पूछते हैं सर, मैं यूरिन पास करता हूँ तो इसके साथ साथ मुझे स्टूल भी पास हो जाता है, तो सर मैं क्या करूँ, मतलब कैसे कंट्रोल लेके आऊँ? तो फिर वो कैसे किया आपने, वो बताइए मुझे। उसके अंदर आपको आपके ग्लूट मसल्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जी। आपके ग्लूट मसल्स जितने पावरफुल होंगे, ठीक है, तो उस वजह से आप आपका पेल्विक और वगैरह सारा एरिया को आप कंप्रेस कर पाओगे। ठीक है, जी। और वो पूरा फोकस करेगा आपके ब्लेडर और बोवेल के कंट्रोल के ऊपर। जी। जो कीगल एक्सरसाइज है और यूरिन कंट्रोल एक्सरसाइज है, वो ही है कि वो यूरिन और स्टूल को कंट्रोल करेगी, कि जब स्टूल होगा तब यूरिन नहीं होगा, जब यूरिन होगा तो स्टूल नहीं होगा। और वैसे भी नॉर्मल लाइफ में तो एक चीज तो नोटिसेबल है कि जब आदमी स्टूल करने जाता है तब यूरिन तो आता ही है साथ में। हाँ वो तो है ही है। भले यूरिन करने जाए तब स्टूल नहीं आता है, लेकिन जब स्टूल करता है तो यूरिन आता है। एग्जैक्टली। तो मेरे को स्टूल करता हूं तब मुझे यूरिन आता है पहले। ओके। ठीक है, तो मेरे केस में ये है। लेकिन उसके लिए मैं स्पेसिफिक एक यूरिन कंट्रोल एक्सरसाइज करता हूँ, कीगल एक्सरसाइज करता हूँ, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करता हूँ, और चौथी जो मेन है वो है बट प्रेस। ओके। बट प्रेस में क्या है, जो पेशेंट है वो पूरा उल्टा लेट जाएगा, और जो बट का पार्ट है वो पीछे ऐसे ट्राई करना है प्रेस करने का। अगर वो खुद नहीं कर पाता है तो घर में कोई है जो मतलब दोनों बट को बच्चे, जैसे हम लोग टाइट करते हैं नॉर्मली। हाँ, उसको हाँ। ऐसे ऐसे अगर कॉम्प्रेस करना। खुद से नहीं कर पा रहे तो कोई मतलब उसको ऐसा ऐसा कोई करके ऐसे, दोनों साइड से। हाँ, उसको हाँ पैसिव शिफ्ट करे। करे। जब तक वो हाँ। एक्टिव नहीं कर पाता तब तक वो पैसिव मूवमेंट करे, और पैसिव मूवमेंट ही ना करे, वो बोले कि स्टार्ट रिलैक्स, स्टार्ट, तो स्टार्ट बोलेगा तो उस वक्त वो उसको कॉम्प्रेस करेगा, रिलैक्स बोलेगा तो वो छोड़ेगा। क्योंकि वो तो और उल्टा लेटा, उसको पता ही नहीं है, उसको फीलिंग ही नहीं है ना कि स्टार्ट कर रहा है या फीलिंग ही नहीं रिलैक्स है, कर रहा है। एग्जैक्टली फीलिंग ही नहीं है। उसको तो यस। इवन भी ये भी नहीं पता है कि कहाँ पे वो टच कर रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो उसके पीछे बैठता है, तो बट के ऊपर हाथ रखता है और तो बोलता है कि स्टार्ट रिलैक्स, स्टार्ट रिलैक्स। तब उसके दिमाग में, वो ब्रेन में वो मैसेज जाएगा ना। अब कुछ बंदे क्या करते हैं कि भाई मैं तो दिन के 1000 बट प्रेस करता हूँ, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन यार, तो वो तो स्टार्ट रिलैक्स पीछे बैठे ये करता रहता है, तेरा दिमाग ही कहीं घूमता रहता है, तू बेटे बेटे वीडियो देखता रहता है पूरा, तो कहाँ से तुझे रिजल्ट मिलेगा? तुम सिर्फ एग्जैक्टली। 50 बट प्रेस करो, लेकिन वो स्टार्ट रिलैक्स माइंड से करो, तब जाके। और सर दूसरी बात ये कि आप जैसे लेटे हो तो आंख बंद करके अपना जो एनस है उसको मतलब स्क्वीज करो, रिलीज करो, स्क्वीज करो, रिलीज करो। होता नहीं ही है। होगा, नहीं फील हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आंख बंद करके अपने आप से ऐसे ट्राई करो। तो वो उससे भी मतलब बोलते हैं कि कंट्रोल आता है, मतलब आता है, आता ही है, आता है, हाँ आता आता है। है मतलब। तो वही मतलब वो ये सब ट्राई करने का, लेकिन फील के साथ। फील के साथ करने का बस। एग्जैक्टली। तो ये करोगे तो 100% आएगा बस।
जी 100% आएगा, और कोई इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन ओके आपको करना पड़ेगा। ठीक है। ओके। तो सर जी बाकी जो आपके शरीर के जो पार्ट्स हैं, जैसे आपका नी लॉक अनलॉक हो गया, फुट ड्रॉप हो गया, थाई मसल हो गए, ये सब मतलब अभी का मतलब कैसे एक्सरसाइज करते थे, इस पे कंट्रोल आया कि नहीं आया, मूवमेंट आया कि नहीं आया? अभी बस अब मूवमेंट के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ओके क्योंकि मेन चीज है मूवमेंट। एग्जैक्टली। क्योंकि मूवमेंट कब आएगी कि आपके हैमस्ट्रिंग क्वाड्रिसेप्स में जान आएगी पूरी, जब आपके हैमस्ट्रिंग्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपका काफ कंप्लीट हो जाए, क्वाड्रिसेप्स और काफ कंप्लीट हो जाएगा तीनों, तब जाके आपका नी लॉक होगा। जी वो तो है ही है। आपका फुट का एक्सटेंशन भी होगा और फ्लेक्शन भी होगा, एग्जैक्टली। एडक्शन भी होगा। सर जी मेरा निखिल सर से बात हुआ था, वो बोले कि जैसे पैरों में किसी कहीं भी मूवमेंट नहीं है, राइट? अगर आपकी पैर की उंगलियां में मूवमेंट है तो ये मान के चलिए कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपका पैर में मूवमेंट आ जाएगा। तो ऐसा आपके पैरों की उंगलियों में थोड़ा बहुत है मूवमेंट? ऐसा है, ऐसा है। ऐसा तो मैं उंगलियों में फोकस करूंगा तो ऐसे ऐसे थोड़ा मैं खींचता हूँ। ओके, तो मीन्स धीरे धीरे मूवमेंट आ रहा है, इस कहने का मतलब ये है। होगा ही। ओके देखिए, बहुत अच्छी बात है। एक ही चीज मैं आपको बोलूंगा जी कि मैं भी कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, एग्जैक्टली। या मैं भी कोई ब्रह्मा नहीं हूँ। ठीक है, इंसान खुद, मतलब कि वो खुद एक बहुत बड़ी हस्ती है, अगर वो अपनी Exactly. ताकत जान ले तो। जरूर। निखिल जी भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ना भावेश परमार भी बहुत बड़ी चीज है, जी ना निखिल जी पे कोई बुक लिख के कोई एससीआई की हो जाएगी, ना भावेश परमार के ऊपर लिखकर भी, ना रत्नेश जी के ऊपर भी। ठीक है, एग्जैक्टली। हम सब हमारे एक्सपीरियंस शेयर कर सकते एग्जैक्टली क्योंकि हैं, हम एक हर दूसरे लोगों को का एक्सप्लेन एक्सीडेंट हर करके गाइड कर सकते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, क्योंकि हर लोगों का एक्सीडेंट, हर लोगों का सिचुएशन अलग अलग है। अलग अलग मैं है। अपने मैं अपने सिचुएशन के हिसाब से लोगों को बताऊंगा तो हो सकता है कि जो मेरा सिचुएशन जो मेरे ऊपर अप्लाई हो रहा हो वो दूसरे के ऊपर ना हो रहा हो, ना लेकिन हो मैं रहा हो। हाँ मैं तरीका बता सकता हूँ कि आप ऐसा कीजिए, हो सकता है कि आपको वो ऊपर असर डाले, क्योंकि आपका सिचुएशन मेरे से बहुत अलग है। तो जो आप चीज कर रहे हैं हो सकता है वो मेरे ऊपर ना अप्लाई हो, लेकिन इस तरह के बच्चे पढ़ते हैं। टीचर एक ही सब्जेक्ट सबको पढ़ाता है, लेकिन कोई कम नंबर लेके आता है, कोई ज्यादा नंबर लेके आता है। तो तरीका तो वही है लोगों के लिए, बस लोगों को डिपेंड है कि कितना मेहनत कर रहे हैं, कैसे उन लोग सोचते हैं, कैसा लेते हैं उसको, वो ज्यादा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये दूसरी बात ये है कि सर आप खाने में मतलब क्या क्या खाते हैं, मतलब इससे खाना भी एक इससे इम्पोर्टेंट रहता है कि हम लोग दिन भर इतना एक्सरसाइज करते हैं। खाना मैं सब खाता हूँ, कोई खाने में कोई कोई चीज में छोड़ता नहीं, ओके, सब मतलब ऐसा खाना खाता हूँ स्पेसिफाई नहीं है कि मुझे ऑयली नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा मैं। कार्ब्स नहीं? खाना, हाँ, मैं कोई खाना नहीं छोड़ता हूँ, मैं सब खाना, मैं नॉन वेज बोले, कोई वेज बोलो, नॉन वेज बोलो, साउथ इंडियन बोलो, सब खाना खाता हूँ। ओके स्पाइसी खाना खाता हूँ सब, कोई चीज ऐसी नहीं ये नहीं खाना है, ये खाना है, ऐसा कोई नहीं। दिमाग से निकाल दो यार, दिमाग से एक चीज निकाल दो बस, कोई बंधन लेकिन मत रखो। फिर ये सब खाइए, जैसे ड्राई फ्रूट हो गया, सैलेड हो गया, क्योंकि स्टूल बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर लगा के पास करना पड़ता है, तो ऐसे जब फाइबर वाले आप चीज खाते हैं तो हाँ, स्टूल पास फाइबर, करने हाँ, के लिए। फाइबर में, फाइबर वाली चीज क्या है, वो आपके डाइजेस्ट के लिए है। हाँ तो डाइजेस्ट के लिए मैं ऐसा ही देखिए, उसमें क्या है, मॉर्निंग का जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है उसमें मैं ज्यादातर फाइबर ही लेता हूँ। जी समझ, जैसे जो भाकरी, हमारे गुजरात में भाकरी आती है, जी जी जानता हूँ। वो इट्स जस्ट वन टाइप ऑफ फाइबर, तो वो जी आपके डाइजेस्ट के लिए बहुत बेटर है। ठीक है, फिर भाजी आती है, पालक की भाजी आती है, मेथी की भाजी आती है, तो वो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और इम्प्रूव करती है। जी ठीक है, तो ऐसी चीजें खाइए कि वो, उससे आपका डाइजेस्ट प्रॉपर रहेगा। तो फिर भले चाहे जितना भी आप हैवी फूड खा लो, नॉनवेज खा लो, वेज में भी हैवी, ऐसा जरूरी नहीं कि नॉनवेज में, वेज में भी ऐसे खाना होता है कि बहुत हैवी होता है। ठीक है, जी राइट। इस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है।
ठीक है। तो ऐसा एग्जैक्टली। जरूरी नहीं है कि आप कॉन्स्टिपेशन ये खाने से हो। ठीक है, आप फाइबर लो, फ्रूट लो, फ्रूट में भी काफी ऐसे फ्रूट है कि जिसमें फाइबर है, तो आप वो उससे भी आपको मेंटेन करेगा आपका डाइजेस्ट। ठीक है, जी उससे भी ज्यादा चीज आप एक्सरसाइज के ऊपर ही फोकस करो, यूरिन और स्टूल के ऊपर फोकस करो ही मत। यूरिन स्टूल के ऊपर जो चीज के ऊपर फोकस करोगे ना कि ये परेशान करती है, वो और परेशान करेगी। देखो मेरी बात पकड़ो आप, मैं अभी भी ये चीज आपको मैं करूँ बताऊंगा। ठीक है, और मेरे ओटी थे, वो भी मेरे को ये बता देंगे। मैं उनको बोलता था ना कि यूरिन लीक हो, अरे छोड़ो क्या यूरिन लीक हुआ, तो वो तो है ना, वो तो प्रॉब्लम है, लीक होना तो प्रॉब्लम है। मैंने वो छोड़ दिया तो यूरिन लीक होना बंद हो गया। जी। ठीक है, जो चीज के इंसान का दिमाग वही है। आज मैं देखूंगा, मुझे व्हाइट कार देखो, पूरे दिन व्हाइट कार दिखेगी आपको, जी जी राइट राइट। परेशानियों वाली चीज है। अब वो कौन सा संदीप महेश्वरी का एक लास्ट अभी मैंने एक स्पीच सुना था, ओपन उसका ऑडिटोरियम में स्पीच था, उसमें उसने ऐसी ही कुछ बात बताई थी उसने। तो वो मैं भूल गया वो इंसिडेंट। उसमें एक ऐसी उसने चीज बोली थी कि इंसान जो सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। इससे एग्जैक्टली। बेटर है कि अभी हमको क्या चाहिए, तो कोई मुझे कैसे भी करके चलना है, तो बस उसके ऊपर ही फोकस करो, बाकी सब बाहर में जाए। एग्जैक्टली। नो फॉल कॉल्स, नो कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, जरूरी क्या है, वाटर इंटेक। आप जितना पानी बढ़ाओगे ना पेट, ठीक है, उतना डाइजेस्ट में आपको जाएगा पानी, पानी जाएगा ना, ठीक है, तो आपको ब्लेडर आपका पूरा कांच की तरह साफ रखेगा। और एग्जैक्टली जितना पानी ब्लेडर में जाएगा ना, वो पानी जाएगा किडनी में। ठीक है, और किडनी में जाएगा तो आपका और उसकी उसी वक्त आप एक्सरसाइज करोगे, फुल एक्सरसाइज करोगे, तो ब्लेडर के ऊपर प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा तो ब्लेडर से सीधा यूरिन पास हो जाएगा, तो किडनी में वापस यूरिन रिसाइकल होने नहीं जाएगा, तो आपका किडनी के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा नहीं। तो लोग बोलते हैं ना कि किडनी वो आपको वो ये कराना है, ये यूटीएस ये कराओ, वो कोई कराने की जरूरत नहीं, कोई जी। कराने की जरूरत नहीं। अब वाटर इंटेक बढ़ाओ, वाटर इंटेक बढ़ाओगे ना तो ऑटोमेटिक ब्लेडर बोवेल के ऊपर प्रेशर बना रहेगा, लेकिन वो जी प्रेशर तभी निकलेगा कि जब आप एक्सरसाइज करोगे। एग्जैक्टली। क्योंकि एक्सरसाइज से फिर वहाँ के मसल स्ट्रांग होंगे, तो फिर हाँ धीरे धीरे वो निकलेगा। हाँ। ठीक। ओके। तो सर अभी आपका सिचुएशन क्या है, मतलब अभी क्या है एग्जैक्ट, अभी क्या है, मतलब कि अभी स्थिति क्या है कि चलते फिरते हैं कि नहीं है, क्या है मतलब? अभी मेरे सिचुएशन में क्या है कि मेरा राइट नी लॉकिंग और लेफ्ट नी लॉकिंग 60-70% प्लस हो गया है। ठीक है, ओके, मतलब कि अभी आप खाने को लेते हैं, मतलब आप मैं कैलिपर के साथ चलता हूँ, वॉकर लेकर। अभी कैलिपर के साथ स्टिक से थोड़ा स्टार्ट किया है। ठीक है, अभी HK ऑफो से भी हम निकाल कर चलने का अभी करेंगे। अभी ट्रेडमिल के साथ स्टार्ट किया है, विदाउट कैलिपर ट्रेडमिल। ठीक है, लेकिन उसमें नी बकलना, उसके लिए साइड में सपोर्ट लेते हैं। ठीक है, तो ये सब एक्सरसाइज मेरा चल रहा है, सीट टू स्टैंड चल रहा है, बट लेकिन अभी ज्यादा मैक्सिमम फोकस क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग पे किया है। ठीक है, और दोनों लेग्स में एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और एडक्शन एबडक्शन के ऊपर फोकस किया है। ओके। ठीक है, जैसे ही क्वाड्रिसेप्स बनेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये पैर ऊपर उठेगा, पैर आगे जाएगा। क्वाड्रिसेप और आपका हैमस्ट्रिंग, ये दोनों जब आपका स्ट्रांग हो गया तो ऑटोमेटिकली पैर ऊपर उठने लग जाते हैं, उठने लगेगा, आराम से उठने लगेगा। जी। और सर ये जैसे कि लोग बहुत डिमोटिवेट रहते हैं, जो से लोग बहुत रोने लग जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। मुझे लोग तो बोलते हैं 10-10 साल हो गए कि मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, तो मैंने बोला अभी तक क्या कर रहे थे 10 साल से, या फिर 5 साल से, 20 साल से? बोले सर मैंने आपका वीडियो देखा तो मुझे भी मन में हिम्मत आया कि मुझे भी अब चलना है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, अभी से मेहनत स्टार्ट करना है। ये समझ के चलो मेरा 1-2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ है, अब मैं यहाँ से अपना क्या टारगेट रखूं कि मैं एम रखूं कि आने वाले 6 महीने में, 1 साल में मुझे अचीव करना है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके देखिए, मैं उनके लिए तो एक ही चीज कहूंगा कि कभी घर पे अकेले एक्सरसाइज मत करो। घर पे निखिल जी बोलते हैं, मैं निखिल जी से थोड़ा सहमत हूँ, लेकिन मैं निखिल जी से पूरा सहमत नहीं हूँ। मैं उनको भी बोलता हूँ कई बार
आप हो सके तो कोई रिहैब ज्वाइन करो। जी रिहैब पूरे हिंदुस्तान में ऐसे कई है कि दोज हु आर प्रोवाइडिंग अ फ्री फैसिलिटी ऑल्सो। जी ठीक है, घर पे भी आपको एक्सरसाइज करना है तो आप रिहैब में जाके कर सकते हो। कोई तो मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। देखो जैसे कि मैं अपने ससुराल में हूँ, यहाँ पे मैं जी यहाँ अकेला रह रहा हूँ, मेरी वाइफ मेरे बच्चे सब मेरे से 40 किलोमीटर दूर है, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। कभी कभी जी यहाँ मुझे रात को 10 बजे स्कूल पास हो जाता है। जी तो देखो मैं पूरा, अभी देखो ये मैंने चेयर साथ में रखा है, देखो इसके जी अंदर ये मिरर है, मैं मिरर साथ में रखा है, वेट वाइप से ये सब मैं साथ में किट रखता हूँ। और मैं जी मिरर में रख के लेट कर, न्यूज़पेपर है, देखो ये कॉटन है, डायपर है, सब मैं रखता हूँ। जी पर सब साथ में रख के मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा यहाँ कोई, मैं ससुराल में किसी को थोड़े बोलूंगा कि यार मेरा साफ सफाई कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, तो राइट ये, राइट हाँ तो ये मैं क्या अपने नियरेस्ट ही रखता हूँ सारी चीजें। ठीक है, मेरे कपड़े वपड़े ये सब मेरे स्टिमुलेशन की चीजें। ठीक है, मैं रहता हूँ, देखिए तो यहाँ पे ये मेरा स्विच बोर्ड है, यहाँ से मुझे लाइट ऑफ करना है, बंद करना है। ये मेरे जी कपड़े हैं, ठीक है, कपड़े सारे इधर ही है। ठीक है, मेरा जी डायपर जी पड़ा है, मतलब मेरा सब पानी, जो जितने भी सब जरूरत की चीजें हैं वो सब अपने जरूरत आसपास की रखी है। सब, हाँ पीने की पानी की बोतल है वो भी साथ में है। ये मेरा यूरिन टब पड़ा है चेयर। ठीक जी है, तो ये सब चीजें मैं यहाँ, तो अब कोई इंसान, ये सब मैं आपको इसीलिए दिखाया क्योंकि मुझे खड़ा होना है, और मैं खड़े एग्जैक्टली होने के लिए सब मैं चीजें मैनेज कर सकता हूँ। जी इंसान चाहे तो, मैंने बोला था ना कि वो कुछ भी कर सकता है। हाँ? एग्जैक्टली कहीं भी जाएगा, वो कहीं भी रहेगा, कोई भी परिस्थिति में। ठीक है, लेकिन वो अपने आप को खड़ा करेगा, उसको खड़ा होना है तो। लेकिन जिसको खड़ा ही नहीं होना है तो काम करने के भी हजार है, काम नहीं करने के भी हजार है। और सर ना कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोगों को इनकम्प्लीट इंजरी रहते हैं, मतलब कंप्रेस रहता है उनका। ठीक है, वो एमआरआई भेजते हैं, उनका मैं देखता हूँ कंप्रेस रहता है, लेकिन वो एक्सरसाइज ना करने की वजह से वो कंप्लीट इनकम्प्लीट में बदल जाता है। वो तो उनका प्रॉब्लम है। मैंने बोला जो जो आपके पास गोल्डन टाइम था, क्या होता है कि आफ्टर सर्जरी उनके एक गोल्डन टाइम रहता है, उसको रिकवर करने का, रिपेयर करने में अगर आप उसमें मेहनत करते हैं तो वो जल्दी से मतलब सुधार होता है। ठीक है, जैसे अगर पेड़ की टहनी है, अगर टूट गया है, अगर आधा टूट के लटक गया तो अगर उसको हम सपोर्ट देके फिर से बांध दें तो फिर से पकड़ लेता है। राइट, अगर वही छोड़ दें तो कुछ दिन के बाद, 2 हफ्ते 3 हफ्ता 1 महीने बाद सूख जाता है और डाली फिर से हमें काट के निकालना पड़ता है। तो वो वैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो इनको इनकम्प्लीट इंजरी है, जिनको आने वाले 2-3 महीने या 6 महीने साल भर में ठीक हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो आज से 5-5 साल 6-6 साल के बाद बेड पे पड़े हैं, चल नहीं पा रहे हैं। अगर चल भी रहे हैं तो क्लिपर लगा के, वॉकर लेके चल रहे हैं। तो हाँ हाँ, मेरी बात अधूरी रह गई। तो क्या है कि वो जब रिहब में जाएंगे पेशेंट, जी, तो वहां पे वो कंपैरिजन करेंगे लोगों से। जब दूसरे पेशेंट को उनसे भी खराब हालत में सड़ते देखेंगे ना, तो यार मेरी तो इनसे अच्छा है। मैं तो इनसे अच्छा ही हूँ, तो मैं इनसे बेटर हूँ, तो मैं और अच्छा कर सकता हूँ। हाँ, अब जो सड़ रहा है ना, वो अच्छे को देखेगा ना, तो उसको लगेगा यार जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। तो ये एक, और तीसरी चीज कि जब एक दूसरे से बातचीत करेंगे ना, तो मन का भार कम होगा। यहाँ 4 दीवार में है ना, आदमी खलास हो जाता है। एग्जैक्टली। खाली दिमाग शैतान का घर। पड़े पड़े दिमाग में बहुत ख्याल आते हैं, बहुत उल्टे सीधे ख्याल तो आते हैं। बैठे बैठे आप मोबाइल ये करोगे, जबकि रिहैब में आपके साथ दूसरे लोग होंगे बात करने के लिए, सारे इक्विपमेंट्स होंगे, थेरापिस्ट होंगे। तो उस वजह से आपको एक ऐसा ही एटमॉस्फेयर मिलेगा जिसमें आपको खड़े होना है। ऐसी बातें करने वाले थेरापिस्ट मिलेंगे जो कोई नेगेटिव बात ही नहीं करेंगे, तब जाके आप क्योर हो पाएंगे। ठीक है, तो रिहैब में इसीलिए बोल रहा हूँ, हमारे गुजरात में यहाँ बिंदड़ा है, जैसे पंजाब में चंडीगढ़ है, ऐसे हर एक स्टेट में एक तो रिहैब सेंटर है ही। जी, और वो लेकिन फैसिलिटी सर देते जी, हैं। सर जी बहुत बार क्या होता है, बहुत लोग ऐसे रोने लग जाते हैं फोन करने के बाद
हम लोग बोलते हैं फैमिली सपोर्टिव नहीं है, हम लोग फैमिली में सिर्फ 2 ही मेंबर हैं, मैं अपनी फैमिली का इकलौता एक ऐसा हूँ जो अपनी फैमिली का पेट पालता हूँ, मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, सर बताइए मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो उनके लिए कुछ क्या बताएंगे आप, उनको कैसा मतलब हैंडल उनके करना लिए चाहिए? मैं एक ही चीज कहूंगा कि देख भाई, तू कुछ नहीं करेगा तो तेरे फैमिली को कुछ मिलने वाला है? नहीं। तू कुछ करेगा तो ही तो तेरा फैमिली को तू कुछ दे पाएगा ना। जब तक तू राइट। खुद खड़ा नहीं हो पाएगा तो चार पाए पे लेटे लेटे क्या तू कर पाएगा कुछ? तो तू कुछ खुद तो दोनों पैर पे खड़ा हो जा, तब जाके कुछ करेगा। एग्जैक्टली। तो ये इंजरी में मेन चीज तो यही है कि इंसान सबसे पहले रिहैब ही ज्वाइन करे, रिहैब ज्वाइन करके वहां खड़े होने के लिए मेहनत करे, तब जाके ही कुछ होगा। नहीं तो वो रोता रहेगा तो रोने से तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो यही चीज बोलता हूँ यार हर एक को। मैं भी रोने रोया से तो हूँ। कुछ नहीं होने वाला, एग्जैक्टली जो होना था वो तो हो गया है। अब यहाँ से कैसे हम यहाँ से ठीक हो, कैसे आगे बढ़े, वो सोचना है हमें। अभी मेरी पूरी स्टोरी आपने सुनी नहीं है। जी। फिर क्या हुआ कि फिर मैं रिस्ट ड्रॉप पे मेहनत करना चालू किया मार्च महीने के बाद। तो मार्च, अप्रैल, मई और फिर से 3 महीने और शुरू से 4-7 महीने तक कंटिन्यूस मेहनत किया। मुझे ये सारी रिस्ट ड्रॉप के मैंने वीडियो डाला है कि रिस्ट ड्रॉप मैंने कैसे रिकवर किया था। जी। और 5 जून को मैंने रिस्ट ड्रॉप रिकवर कर लिया कि मैं 5 किलो का डंबल्स मारने लगा कि जो हाथ लटका हुआ था मैंने वो 5 किलो का वो डबल उठा हाथ में भी वो दम ला दिया और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर से घर में मिठाई बांटी। जब कैथेटर निकला था तब भी रात को मिठाई बांट रही और जब रिस्ट ड्रॉप कंप्लीट हुआ तब भी मिठाई बांटी कि मेरी दूसरी जीत है। अब मेरे दोनों हाथ मजबूत हो चुके हैं, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद व्हीलचेयर की मोबिलिटी तो थी थोड़ी थोड़ी, फिर व्हीलचेयर मोबिलिटी और बढ़ाई धीरे धीरे। व्हीलचेयर में स्टिक टू स्टैंड, व्हीलचेयर में साइड बेंडिंग, अप बेंडिंग वगैरह, फॉरवर्ड बेंडिंग, ठीक है, साइड ट्विस्टिंग वगैरह, सारी व्हीलचेयर मोबिलिटी की थोड़ी इंप्रूव, उसके लिए एक्सरसाइज करवाई। उसके बाद मेरे कैलिपर्स बनवाए, कैलिपर्स के साथ खड़ा करना, ये सब मेरा ट्रीटमेंट वगैरह चालू कराया और कैलिपर के साथ वॉकिंग स्टार्ट करवाया। तब भी मैं डर रहा था, धीरे धीरे कैलिपर के साथ वॉकर में वॉकिंग भी आ गया अच्छा। अब मैं कैलिपर के साथ 1 साल के अंदर चलने भी लगा था बढ़िया। और 23 सितंबर 2021 मतलब कि आज से 1.5 साल, मतलब पिछले साल सितंबर 23 सितंबर 2021 को रात को 11:30 बजे मुझे स्ट्रोक आया। मतलब स्ट्रोक आके फिर आपको पूरा पैरालाइज जैसा कुछ मुंह में से पूरा फिन निकल गया और रात को 108 बुलाकर मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट किया। जी। वहां पे मेरा MRI ECG वगैरह रिपोर्ट्स निकल आए तो बोला कि मुझे लेफ्ट ब्रेन में ब्लड क्लॉट है। ओके। और तो ये मतलब पहले एक्सीडेंट का था कि अच्छा वो स्ट्रोक आने की वजह से? और वो भी 41/43/46 mm। ओके, बहुत बड़ा 5 सेंटीमीटर का आपका ट्यूमर है। जी। कि बोले ये पेशेंट को ऐसे क्यों लाए हो उठाकर? तो बोले सर इनका ये पिछले साल एक्सीडेंट हुआ था। तो उस वक्त बोले कोई MRI करवाया था? तो बोले हाँ। फिर मेरे जो पिछले साल सितंबर 2020 के MRI थे वो बताए, तो उसमें उन्होंने देखा रिपोर्ट्स में कि उस टाइम 41/43/46 था, यानी 1 साल में 1 सेंटीमीटर ट्यूमर बढ़ गया, यानी अभी एकदम फास्ट ग्रोथ हो गया है। तो बोला उसका 4-5 दिन में ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो और तकलीफ हो सकता है पेशेंट को। ओके। तो फिर बहुत डिप्रेस हो गए। मैंने बोला अच्छा खासा रिकवरी मिल रहा है पैराप्लेजिया में, पर ये नया लफड़ा कहाँ से आ गया यार। अब बताओ आप, लोग बोलते हैं खाने के पैसे नहीं है, पीने के पैसे नहीं है, घर में एक कमाने वाला हूँ। अब ये ब्रेन का लफड़ा मेरे को आ गया मेरे पे। हमने अहमदाबाद में अच्छे न्यूरो सर्जन का कंसल्ट किया, सब बोल रहे ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब बॉडी में पिछले साल ही 3 इम्प्लांट कराए, 3 ऑपरेशन कराए, इससे तो अभी बाहर भी नहीं आए ठीक से। 14-15 लाख के खर्चे हो चुके हैं और अभी ये ब्रेन का ऑपरेशन, और वो भी ब्रेन का।
फिर यहाँ अहमदाबाद में चाइडस हॉस्पिटल, वहाँ पे ऑपरेशन के लिए गए। तो डॉक्टर दीपक पटेल में न्यूरो सर्जन है, उन्होंने बोला कि भाई इसको ऑपरेशन तो आपको करना पड़ेगा। और ये ऑपरेशन करेंगे लेकिन वो भी रिस्क है, क्योंकि आपका जो लेफ्ट ब्रेन में ट्यूमर है और वो भी 5 सेंटीमीटर का, इतना बड़ा, तो उससे आपका राइट पोर्शन पूरा पैरालाइज हो जाएगा और विजन भी चला जा सकता है। मैंने बोला सर ऑपरेशन अभी है तो उसको निकालना तो पड़ेगा, और वो मैं नीचे से इतना नहीं हूँ, अब इतना भी हो चला जाऊँ तो क्या फर्क पड़ता है, करना तो पड़ेगा ही, कर दो। तब भी रवैया तो अपना पॉजिटिव ही होगा, जो देखा जाएगा। तो बोला कर दो जी। और 22 अक्टूबर 2021 मेरा बर्थडे था, सेम डे उसी दिन ऑपरेशन का डेट आया। और वो दिन पे ही पिछले साल जिस दिन फिजियोथेरापी स्टार्ट किया था 22 अक्टूबर 2020 को, उस वक्त ही मेरा बर्थडे था। और इस बार 22 अक्टूबर 2021 ये दिन भी मेरा बर्थडे, और इसी दिन ब्रेन का ऑपरेशन। और ब्रेन का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन थिएटर में ही जैसे होश में आया, डॉक्टर को हाथ उठा के बताया, देखिए सर चल रहा है, कोई पैरालाइज नहीं हुआ है, नर्स को आंख मारी, चल रही है, विजन नहीं करा है, दिख रही है। तो अजीब पेशेंट है बोले। हाँ, फिर 2 दिन आईसीयू में रखा, फिर डिस्चार्ज किया, घर पे आए। 2 महीना पूरा एक्सरसाइज में लैप्स हुआ जी, क्योंकि एक्सरसाइज तो कर नहीं सकते, बॉडी बहुत वीक हो गया था स्टीरॉइड्स वगैरह की वजह से। फिर 7 दिसंबर से वापस एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट किया। फिर मैं अहमदाबाद से सीधा अपना नेटिव धोलका में आ गया वापस, क्योंकि अहमदाबाद के खर्चे बहुत हो चुके थे। इधर ब्रेन की सर्जरी में वापस 3 लाख चले गए, बहुत पैसे हो गए। अब घर पे आ गए, घर आकर वापस दूसरे थे थेरापिस्ट थे, डॉक्टर प्रियल पंचाल, वो एमपीडी थे, उनसे ट्रीटमेंट चालू किया, वो भी अच्छे थे। और उनको मैं दिन में 2 बार बुलाता था, क्योंकि उनका रेट उनसे आधा था, क्योंकि अहमदाबाद में रेट ज़्यादा होता है, धोलका लोकल सिटी है, तो उनका कम रेट था, तो उनको दिन में 2 बार बुलाना स्टार्ट किया। मतलब 22 अक्टूबर 2021 को आपको सर्जरी हुआ था, उसके 4 महीने के बाद, मतलब अक्टूबर, नवंबर, 4 या 5 महीने बाद, हाँ, मतलब फरवरी में आप खुद से खड़े होने लगे। फरवरी में, मई महीने में, मई महीने मतलब 2022, मतलब यही जो अभी गया 2022 में, अभी। हाँ, तो मतलब आप खुद से पकड़ के वॉकर खड़े होने लगे। हाँ, कोई नी सपोर्ट नहीं, कोई कैलिपर नहीं, कोई वॉकर पकड़ने वाला नहीं। Amazing. तो वो मुझे मिरेकल लगा कि यार। फिर उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा धीरे धीरे, लेकिन मैं इतना तो समझ गया था इंजरी में कि वो कोई बुखार की गोली नहीं है कि आज खाऊंगा और आधे घंटे में बुखार चला जाएगा। एग्जैक्टली, मैं भी यही लोगों को बोलता हूँ। लोग पूछते हैं कि सर ऐसा कोई एक्सरसाइज बताओ जो 1-2 महीने में मैं चलने लगूं। मैंने बोला देखिए, ऐसा कुछ तो नॉर्मल हड्डी वड्डी तो टूटा नहीं है कि हाथ जोड़े 45 दिन में कैल्शियम की गोली खाए और ठीक हो गए। इसमें समय और डिसिप्लिन, 2 चीज बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन तरीके से आप एक्सरसाइज करोगे, और समय कितना लगेगा कोई नहीं जानता, किसी को साल भर लगता है, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल। बस अपना ईमानदारी से एक्सरसाइज करते रहिए, आपको रिजल्ट जरूर दिखाई देगा। और मैंने वही किया, और फिर मई के बाद जून जुलाई ऐसे एक्सरसाइज मेरा कंटिन्यू रहा, और धीरे धीरे बहुत अच्छा अभी रिकवरी चल रहा है मेरा। फिर मेरा 4 लेग वॉकिंग आया, मेरे कैटन के अमल में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट में करता था, तो उसमें मैं मेरा क्रॉलिंग इम्प्रूव हो गया। मैं भी 4 लेग वॉकिंग भी बहुत अच्छा कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बेड टू फ्लोर 4 टू ब्लेड के लिए मेहनत किया, तो वो भी मैं आसानी से बेड टू फ्लोर टू ब्लेड होने लगा। फिर मैं व्हीलचेयर से फ्लोर और फ्लोर टू व्हीलचेयर वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया, और वो भी मैंने मोबिलिटी स्टार्ट कर दिया। फिर व्हीलचेयर टू बेड एंड बेड टू व्हीलचेयर मोबिलिटी कर लिया। फिर व्हीलचेयर टू कार टू व्हीलचेयर भी मोबिलिटी कर लिया, ठीक है। अब लास्ट फोकस मेरा यही है कि नी लॉकिंग और स्टिक के साथ, ठीक है। तो अभी वो मेरा चल रहा है, और अभी सितंबर 2 साल हो गया।
इतना कुल इतना मतलब अप डाउन देखने के बाद आप यहाँ तक पहुंचे हैं और इतना ज्यादा अचीव किए हैं। तो आपका पहली बात तो मेन जो सबसे मेन थिंग है वो आपका पॉजिटिवनेस है। आपका पॉजिटिवनेस इतना हाई है, वही मतलब आपको और आगे तक लेके जा रहा है। तो आप जरूर 2 साल में यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आने वाले कुछ सालों में आप और बेटर करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और फिर मैं आप फिर से आपसे बात करूंगा जब आप मतलब और अचीव करेंगे, ताकि लोगों को और पता चले कि 2 साल के बाद सर का ये सिचुएशन था, आने वाले 1 1.5 साल में क्या सिचुएशन रहेगा। राइट राइट। तो सर जी आपसे मुझे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। अरे आपने जरूर जरूर मेरे जरूर। लिए समय निकाला और आपने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि भगवान आपको जल्दी, और जितने भी हमारे एशियाई भाई हैं उनको हिम्मत दे, उनको ठीक करे, ताकि उन लोग भी अपने लाइफ में आगे बढ़ पाए। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सर से कुछ सीखिए। मेन इसमें देखिए, इतना वीडियो कन्वर्सेशन करने के बाद सिर्फ 2 चीज निकल के आया, एक है अपना माइंड सेट, दूसरा है डिसिप्लिन तरीके से एक्सरसाइज। तो आप तो समय के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन डिसिप्लिन एक्सरसाइज आपके ऊपर है, तो आप वो करिए ईमानदारी से, आपको रिजल्ट जरूर दिखाई देगा। तो देगा सर जी देगा। आपसे मैं विदाई लेना चाहूंगा। मिलते ओके हैं ओके। आपसे फिर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।